हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और योजना मैगज़ीन सितंबर 2021 की आप लोगों के सामने है। 22 रुपये की मैगज़ीन मार्केट में आराम से मिल जाएगी, लेकिन आपको जो इसकी पीडीएफ है वो नीचे अवेलेबल करा दी जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और ये जो है पीपीटी फॉर्म में, तो इसकी एनोटेड पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। अच्छा, मैगज़ीन सितंबर 2021 की है। इसका जो टॉपिक उठाया गया है वो उठाया गया है नारी शक्ति। अच्छा, आप सोचिए आपकी नारी शक्ति से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जीएस पेपर एसए में मिलाकर। देखिए, एसए में एक क्वेश्चन हार्डली अगर बना तो बन जाएगा, क्योंकि लंबा एसए लिखने के लिए आता है, तो पूरी मैगजीन आप पढ़ोगे आराम से लिख पाओगे एक क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें तो जीएस पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वुमेन का रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर पार्लियामेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई हैं। ठीक है, पूरी मैगजीन के अंदर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि जुडिशरी का क्या, जुडिशरी के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है वुमेन का, या कितना पार्टिसिपेशन है। ठीक है, ना ही पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया गया है, लेकिन आर्टिकल्स बहुत सारे और भी दिए गए हैं। तो कुछ अलग है मैगजीन। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं और क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये सब आपको इसके अंदर कंटेंट मिल जाएगा। रिकॉर्ड 67 पेजेस की मैगज़ीन है। 67 में से लगभग 40 या 45 पेज ही हमारे काम के हैं, बाकी के इधर उधर के आर्टिकल्स दिए हुए हैं। मैं बताता रहूँगा कौन कौन से स्किप करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। चलिए आगे चलते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने आप लगा देना। ओके, ये एडिटोरियल यहाँ पर है, इसको रोकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। पहला आर्टिकल आपको मिलेगा जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। जेंडर इक्वालिटी, आप बताइए ज़रा कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इक्वालिटी के लिए है। तो गोल नंबर 5 यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कहता है। अच्छा, पहला आर्टिकल यहाँ पर दिया गया फाइटिंग फेमिसाइड। इसके बारे में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है कि जेंडर इक्वालिटी, आज देखिए कि कितना ज़्यादा हमने इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, इस तरीके के बहुत सारे हमने जो तरक्की यहाँ पर की है पिछले 75 सालों के अंदर, लेकिन अभी भी देखिए जेंडर इक्वालिटी हर क्षेत्र के अंदर बनी हुई है। ओके, और साथ में इस टाइम देखें तो ऑनगोइंग पैंडेमिक यानी कोविड-19 के बाद तो ये सब चीज़ें और राइज हुई हैं, लाइक राइज इन द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस डीवी, ओके, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस आईपीबी, एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस एसजीबीबी। ओके, और साथ ही उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा विड्रॉल ऑफ गर्ल चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो लड़कियाँ एक बार स्कूल छोड़ चुकी उनको दोबारा नहीं भेजा जा रहा कोविड-19 के बाद। ओके, ये चीज़ें मिलेंगा। और चाइल्ड मैरिजेस के केस भी यहाँ पर सामने आए हैं। इकोनॉमिक सेक्युलेशन सामने आया है। जॉब लॉसेस देखने के लिए मिले हैं। मैन एंटरिंग वुमेन्स वर्क स्पेसेस, ये केसेस भी देखने के लिए मिले हैं। और साथ ही आप देखें तो बैलेंसिंग द डबल वर्डन ऑफ एक्सटेंडेड वर्क टाइम विद द वर्क फ्रॉम होम एंड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क। तो महिलाओं के लिए अब दो तरीके की चीज़ें हो गई, एक तो घर बैठ कर के काम करना, ऊपर से हाउस वर्क भी यहाँ पर हो गया, तो डबल बर्डन हो गया। उसके साथ साथ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स भी देखने के लिए मिलेगा, VAW। ओके, तो ये सब चीज़ें ग्रोइंग कंसर्न यहाँ पर बनती चली जा रही हैं, स्पेशली इन द रीजन ऑफ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1/5 ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन वायलेंस और द रिस्क ऑफ वायलेंस परमिएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो ये जो भी चुनौतियाँ वहाँ पर यहाँ पर गिनाई गई कि कौन कौन सी परेशानियाँ यहाँ पर हो रही हैं। एक औरत की जब पैदा होने से लेकर के मृत्यु होने तक इस तरीके की कंडीशन उसको लाइफ में अभी भी झेलनी पड़ रही हैं। ये कंडीशन अभी इंडिया की यहाँ पर दिखाई जा रही है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप मैगज़ीन को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप 5 से 6 घंटा वेस्ट करेंगे। 5 से 6 घंटा आप लगा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलता हूँ। मैंने आपको बताया कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो केसेस हैं वो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अच्छे खासे प्रिवेल हैं। ओके, हर जगह पर हैं, कल्चर हो, रिलीजियस हो, ये सब ट्रेडिशंस भी हैं जो कि हमारे इन सब चीज़ों में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। ओके, इन्हीं की वजह से तो हम यहाँ पर वुमेंस के ऊपर ये सब चीज़ें लगा करके रखते हैं, ट्रेडिशनल व्यूज़ जो हमारे यहाँ पर होते हैं। ओके, तो आप देखिए 1 in 3 वुमेन यानी कि 35% के करीब वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं सम फॉर्म ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो यही तो मैंने आपको बताया कि जब पैदा होती हैं और जब तक मरती हैं तब तक कोई ना कोई सा वायलेंस उनको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 1 in 3 वुमेन। ओके, इसके साथ कोविड-19 पैंडेमिक ने इस सब चीज़ को एक्सेसरबेट किया है, यानी कि उसको बढ़ा दिया है। अब ये फेमिसाइड क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ था फेमिसाइड। देखिए, जब फेमिसाइड की टर्म जो बनाई गई थी तो इसका ये मतलब निकाला गया था कि वुमेन को किल करना, सिर्फ किल करना, कोई भी पर्पज़ हो सकता है, उसको फेमिसाइड कहा जाता है। लेकिन आज क्या है कि ये टर्म बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि वुमेन को किल करना बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, उसके जेंडर के बेस के आधार पर वुमेन को किल करना, इसको फेमिसाइड के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है।
बात समझ में आई आपको? ओके, तो पहले क्या था कि आप किसी भी तरीके से किल करो, वुमेन के मर्डर को फेमिसाइड कहा जाता था, लेकिन अभी अगर आप जेंडर के बेस पर कर रहे हो तो उसको भी आपको फेमिसाइड के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसोगाइनी। ओके, तो ये जो बिहेव है या फिर प्रेजुडाइसिस अगेंस्ट वुमेन है, ये कारण बनते हैं फेमिसाइड का। ओके, तो मानसिक स्थिति ऐसी है, ट्रेडिशनल व्यूज़ यहाँ पर लोग लेकर के चल रहे हैं। ओके, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी हैं। सेवरल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज फेमिसाइड इंक्लूड, देखिए कौन कौन से क्राइम्स आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको क्राइम गिरा दिए ऊपर, बट आप देखिए सेक्सुअल मर्डरर्स, मोर्टेलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल वायलेंस, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आप यहाँ पर देखें कि 2020 में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो 53% राइज हो गए कोविड-19 के दौरान। ओके, तो केसेस भी यहाँ पर गिनाए गए हैं कि लॉकडाउन के कारण कितने केसेस से कितने केसेस यहाँ पर बढ़ गए, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखें कोविड-19 के दौरान 3.3% बढ़ गया। मोर्टेलिटी रेट भी अगर आप देखें तो 3.3% है वुमेन में कंपेयर टू द मैन के अंदर है 2.9%, यानी कि कोविड-19 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर मरी हैं। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि केयर नहीं है। ठीक है, एक तो वैसे ही केयर नहीं है, ऊपर से कोविड-19 भी हो गया तो लोग खर्चा करने की नहीं सोचते। आपको पता नहीं है कि क्या स्थिति है समाज की। ओके, यही स्थिति है। थ्रू आउट इंडिया सेवरल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे मैंने ऊपर भी गिनाई आपको, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, डोरी डेथ, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, बिच हंटिंग टाइप की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसमें 3 आर्टिकल के अंदर 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया है, डेट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, डोरी डेथ और सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। डोमेस्टिक वायलेंस यू हैव अवेयर्ड अबाउट इट। ओके, तो आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा कि ये इंडिया के अंदर अच्छी खासी मात्रा में प्रिवेल करता है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है अभी भी। ओके, तो बेसिकली जो मैन हैं वो इसको इंडियन कल्चर की नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि हाउएवर फॉर मैनी वुमेन द फैमिली डज नॉट रिप्रेजेंट अ सेफ एंड प्रोटेक्टिव यूनिट, रादर इट रीइंफोर्स वाइडर पैटर्न ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड लेजिटिमाइज वायलेंस एज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एंड सब्जुगेटिंग वुमेन। तो ये जो कल्चरल व्यू यहाँ पर लेकर के चलते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखें तो वुमेन को कंट्रोल करना, उसको झुकाना यानी सब्जुकेट करना, ये इनकी प्रिवेलिंग हो गई है इंडियन सोसाइटी की। ओके, तो ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही हैं, लेकिन अभी निगेटिव टोन में लिखना है तो निगेटिव टोन में ही चलना है। ओके, अब ये निगेटिव टोन यहाँ पर है तो निगेटिव टोन में देखना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा की अगर हम बात करें कि 15 से लेकर के 49, ठीक है, तो 15 से लेकर के 49 एज की जो वुमेन है उसमें से 34% वुमेन जो हैं वो वायलेंस एट सम पॉइंट फेस करती हैं। ओके, और ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। ड्यूरिंग द लॉकडाउन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, इंटीमेटेड पार्टनर वायलेंस के केसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए गए। भाई ये तो आपको पता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देखी भी हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में, अखबार में। डोरी डेथ्स की बात कर लेते हैं। डोरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे लॉज भी इंडिया के अंदर हैं, लेकिन अभी देखें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑन एन एवरेज एवरी आवर ए वुमेन succumbs to डोरी डेथ इन इंडिया विद एनुअल फिगर राइजिंग अप टू 7,000। लगभग 7,000 के आसपास डोरी डेथ्स इंडिया के अंदर हो जाती हैं एक साल के अंदर। डोरी इज़ अ कल्चरल ट्रेडिशन इन विच अ फैमिली ऑफ अ ब्राइड गिव्स कैश एंड प्रेजेंट टू द फैमिली ऑफ अ ग्रूम। तो ये आपको फॉर्मल डेफिनेशन मिल जाएगी डोरी की, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। बेसिकली ये शुरू क्यों किया गया था डोरी इसलिए शुरू किया गया था कि आपकी जो यहाँ पर अगर हम देखें कि उनकी जो मैरिड लाइफ यहाँ पर बनने वाली है वो अपनी मैरिड लाइफ को सही से चला सकें, इसके लिए ये प्रावधान किया गया था कि भाई कोई पैसा यहाँ पर दिया जाए। लेकिन अभी क्या है कि लालच और ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर प्रिवेल हो गई हैं, पैट्रियार्की प्रिवेल हो गई है, इकोनॉमिक डिमांड्स प्रिवेल हो गई हैं, जिसके कारण इसका महत्व ख़त्म हो गया है और अब गलत तरीके से इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस की बात कर लेते हैं, तो वही बात है कि पैट्रियार्की सोसाइटी है, मिसोगाइनी सोसाइटी है, और इसी के कारण जो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस हैं वो यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखें नई नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आती चली जा रही हैं, जिसके कारण लोग पहले से ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई आपका बॉय होगा या फिर आपका गर्ल होगा। ओके, तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अगर आप देखें अबाउट 6.8 मिलियन लेसर फीमेल वर्ड्स विल बी रिकॉर्डेड अक्रॉस इंडिया बाई 2030। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही है कि प्री नेटल टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आ गई हैं, जिसके कारण फैमिलीज़ जो हैं वो ये डिटरमाइन कर पाती हैं कि जो फोइटस है उसका सेक्स क्या है, वो गर्ल है या फिर वो बॉय है। ओके, और
ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि जो अगर फीमेल फोइटस है तो उसको यहाँ पर अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन आपका एबॉर्शंस है उसके केसेस बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पर ये एक इमेज दी गई थी। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो वुमेन्स एंड गर्ल्स लगभग 200 मिलियन आवर्स डेली के यहाँ पर ख़त्म कर देती हैं। टोटल अगर उनकी पावर को मिला दिया जाए कि वो कितने दिन तक काम करती हैं, तो 200 मिलियन आवर्स डेली के वेस्ट होते हैं वाटर को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो वाटर को आपने ये इमेज से समझ गए होंगे कि वाटर कलेक्ट करने के लिए, साफ़ पानी पीने के लिए मिले, ये सब करने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। और ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब ये नेगेटिव टोन में, अगर पॉजिटिव टोन में लिखना हो तो जल जीवन मिशन लिख दो। ठीक है, जल जीवन मिशन लिखो और हमने हर घर के अंदर पानी प्रोवाइड करा दिया है, 90% हो गए हैं, 10% रह गए वगैरह वगैरह। जो लिखना है वैसे करके लिख दो, यही होती है कला लिखने की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव टोन में है कि 200 मिलियन आवर स्पेंड करती हैं, तो फिर जल जीवन मिशन का क्या महत्व रह जाएगा। ओके, ये सब याद रखो। उसके बाद रेस्पॉन्स क्या किया जाए फेमिसाइड को। अब फेमिसाइड को रेस्पॉन्स करने के लिए वुमेन को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए हमें लॉज चाहिए होंगे, नए लॉज चाहिए होंगे। पॉलिसीज़ हमारे पास पहले से भी हैं, जैसे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961। ये कहता है कि किसी भी तरीके की ना तो आप रिक्वेस्ट करोगे ना ही पेमेंट लोगे ऑफ द डोरी ऑफ एनी फॉर्म ऑफ द प्री कंडीशन ऑफ मैरिज। मैरिज के लिए प्री कंडीशन के रूप में आप ना तो रिक्वेस्ट कर सकते हो ना ही पेमेंट ले सकते हो। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के बाद अंदर ये बात कही गई है। फिर है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। ये डेट भी याद रखो आप किसी एक्ट की। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि प्री नेटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना मना है फोइटस के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कि वो गर्ल है या फिर चाइल्ड है। तो इस सब से हम क्या है कि फीमेल फोइटिसाइड के जो इंसिडेंट है उनको यहाँ पर हम रोक सकते हैं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र भी रखी जाए कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ सेक्स सिलेक्शन के लिए ना हो। ओके, उसके बाद बहुत सारे और भी लॉज हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड है, CRPC है। ठीक है, इन सब के अंडर क्राइम्स अगर वुमेन के अगेंस्ट होते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट्स का प्रोविज़न भी यहाँ पर किया गया है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। बहुत सारे NGOs हैं कंट्री के अंदर जो कि लीगल सपोर्ट काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं वुमेन्स के लिए। ओके, और गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है, जैसे वुमेन्स के लिए सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए लोकल बॉडीज़ के अंदर 33% रिजर्वेशन की यहाँ पर डिमांड की गई है। PT के पॉइंट्स हैं, ऐसे PT के पॉइंट्स आज को निकालने पड़ते हैं, निकलते नहीं यार आसानी से। ठीक है, तो 33% सीट जो है यहाँ पर दी गई हैं ताकि वुमेन्स का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके, तथा आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। ओके, आप देखें कि द डेवलपमेंट ऑफ फर्दर अफर्मेटिव लेजिस्लेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा विच एलोकेट्स नियरली हाफ ऑफ द स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल सीट फॉर द वुमेन। गोवा ने तो 50% तक रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो ये 33% नेशनल लेवल पर है, गोवा ने अपना अलग 50% रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रखा है। ओके, तो गोवा बीइंग कंसिडर्ड सेफर फॉर वुमेन देन न्यू दिल्ली एंड मुंबई। न्यू दिल्ली एंड मुंबई से ज़्यादा सेफ गोवा को यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर जो वुमेन का परसेंटेज है उसमें इंडिया की रैंक लगभग 142 आती है आउट ऑफ 193 कंट्री, यानी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट के अंदर कम है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, कि अगर नहीं भी पूछी जाती हैं तो आप लिखो ना उसको। ठीक है, किसी भी आर्टिकल के अंदर आता है तो लिखो कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इतना कम है। आप देखिए कि ये टोटल ऑफ 78 वुमेन MPs जो हैं वो आपको मिलेंगे 2019 के अंदर सेलेक्ट किए गए, यानी कि टोटल 14% के करीब जो फीमेल हैं वो उनका MPs हैं पार्लियामेंट के अंदर। ओके, और वुमेन वोटर वो भी राइज़ हो रहे हैं, जैसे आपको मिलेगा यहाँ पर 47% था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1% बढ़ा, 48% हुआ पिछले 5 सालों में। तो ये रिप्रेजेंटेशन वुमेन का वोटर्स के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। 16वीं लोकसभा की बात करें तो 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी 11% वुमेन MP यहाँ पर हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इन सारे एफर्ट्स के बाद भी फेमिसाइड जो है वो इंडिया के अंदर परसिस्ट कर रहा है। हमने इतनी सब मेहनत की, इतने सारे एक्ट यहाँ पर लेकर के आए, लेकिन कोई भी यहाँ पर महत्व देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, यही आपको चीज़ें याद रखनी है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज रिमेन लिमिटेड एंड इन मैनी केस इनफेक्टिव इन द प्रिवेंटिंग फेमिसाइड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द परपिट्रेटर्स ऑफ दिस वायलेंस। तो ये लॉज तो यहाँ पर बना दिए हैं, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ढंग से नहीं हो रहा है। जब भी लिखो ये लिखो कि नए लॉज नहीं बनाने, जो पुराने लॉज हैं उन्हीं के अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना है। नए लॉज बनाने का तो आपको प्रोविज़न देना ही नहीं है।
ठीक है। अगर नहीं है तब आप दो, लेकिन अगर है तो ये कहो कि जो पुराने लॉज हमारे पास हैं उनको ही बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उनको अच्छे से यहाँ पर लागू किया जाए, तभी जा करके आपका काम यहाँ पर होगा। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखोगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रोचेज रिक्वायर्ड टू एड्रेस फेमिसाइड, फेमिसाइड को किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं, इंडिया की सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से घुस चुके हैं ये सब चीज़ें, और इसके खिलाफ जो रेस्पॉन्स हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे क्या किया जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशंस, तो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशंस होने चाहिए, ठीक है। जेंडर सेंसिटिव लॉ एनफोर्समेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ हों जो कि फोकस करती हों, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। प्रोटोकॉल्स इस तरीके के होना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस राइजिंग होनी चाहिए। सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली एक्सपीरियंसेस वायलेंस, ओके। तो जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है उनके लिए सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। रियलाइजेशन ऑफ वुमेन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स, वुमेन को उसके राइट्स के बारे में बताया जाना चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ फेमिसाइड ऑन इंडियन वुमेन एंड सोसाइटी इज़ एक्सट्रीम एंड करंट रेस्पॉन्स आर फेलिंग ऑन बोथ प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस एंड प्रिवेंट वायलेंस फ्रॉम ओकरिंग। तो इस सब चीज़ों को अगर आप यहाँ पर करने की कोशिश करोगे तभी आपका काम यहाँ पर हो सकता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया गया है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुए 30% से अकॉर्डिंग टू द यूएन कोविड-19 के दौरान, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो। लेजिस्लेशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो वायलेंस के जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हैं उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लेजिस्लेशंस हमारे पास हैं भी, लेकिन वो लेजिस्लेशंस ढंग से यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं, कि तो लेजिस्लेशंस को हमें यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। जैसे क्या कर सकते हो आप, ये सब पॉइंट मैंने डायरेक्टली हाईलाइट करे हैं, ठीक है। इसको आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर देखो कि ऐसे लॉज बने जो कि वुमेन फ्रेंडली हों, वुमेन सेंट्रिक लॉज यहाँ पर बनाने की बात चल रही है। अभी क्या है कि बहुत सारे लॉज हैं लेकिन उनके लिए लैक ऑफ फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग की कमी है, ओके, कि वायलेंस को किस तरीके से एड्रेस किया जाए, उसके लिए आपके पास ना तो आप फंडिंग देते हो इंस्टीट्यूशंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है, तो ये निगेटिव पॉइंट चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो। बजटरी एलोकेशन भी आपको लो मिल जाएगा, ठीक है। वुमेन के राइट्स को रियलाइज़ कराने के लिए, उनको कम करने के लिए बजटरी एलोकेशन काफ़ी कम है। लैक ऑफ फंडिंग यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे कि जो लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज़ हैं वो इफेक्टिवली अपना जो वर्क है वो नहीं कर पाती हैं। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के फेलियर, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि उनके पास उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ठीक है। तो ये काम उनको प्रायोरिटी पर नहीं लगता कि ये काम हमारा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी पर नहीं लगता है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग द वुमेन्स अबाउट देयर राइट्स, उनके राइट्स के, उनको अपने राइट्स नहीं पता, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें यहाँ पर चलाने पड़ेंगे। तो पैसा जो है वो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होना चाहिए, लेकिन एडिक्वेट पैसा है ही नहीं, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लेजिस्लेशन इज़ ऑल्सो वाइटल, तो ये जो लेजिस्लेशंस हैं इस तरीके के, इनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और असेसमेंट भी यहाँ पर होनी चाहिए। लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, तो अब बताइए कैसे, कौन करता होगा इस चीज़ को, ठीक है, कहाँ हो रहा है ये सब काम। कोई एक दो एनजीओ इस तरीके का होगा कि जो इन चीज़ों को देख रहा हो कि प्री नेटल डायग्नोसिस ना हो फोइटस की, ओके, सेक्स सेलेक्टिव बेसिस पर, ओके। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं तो सही, सब प्रोविज़न है, लेकिन काम ढंग से हो नहीं रहा है। क्लिनिक्स डू नॉट मेंटेन एक्यूरेट और अप टू डेट पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट्स का रिकॉर्ड क्लिनिक मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर ये लीगली बाउंडिंग नहीं है, ओके। सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस पर्सनल्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सेंसिटाइजेशन करना होगा पुलिस पर्सनल्स का। ये मेन इशू आपको आ जाएगा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको मिलेगा कि लैक ऑफ ट्रेनिंग देखी गई है एमंगेस्ट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मीन्स द पुलिस हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लेजिस्लेशंस। पुलिस को खुद नहीं पता कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स अगर हो रहा है तो हमें कौन कौन से लेजिस्लेशंस हमारे पास हैं, हम उनके अंदर, हमारे पास कौन कौन सी पावर हैं, हम क्या कर सकते हैं, कब जेल में डाल सकते हैं, कब नहीं डाल सकते। उनके पास ये ट्रेनिंग नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। उनको ये बताया जाए कि अगर किसी वुमेन के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, आपको पता चलता है लेकिन वुमेन मना कर रही है, वो सामने नहीं आना चाहती, तब आप यहाँ पर सामने आएँ। दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस पर्सनल्स। उसको अपने मन से लगना चाहिए कि ये गलत हुआ है और मुझे इसको सही करना है। बात समझ में आई आपको? तो ये काम सिर्फ पुलिस पर्सनल्स का नहीं, ये हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर का भी होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट एजेंसीज हैं उनका भी होना चाहिए, कॉरपोरेट, सभी का ये होना चाहिए, ठीक है। तो हर किसी के अंदर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी।
तो पुलिस की ये फेलियर देखी गई है कि भाई वो इन सब चीज़ों को मना कर देते हैं कि एफआईआर वगैरह यानी कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने से मना कर देंगे वगैरह वगैरह चीज़ें, और जिससे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते, हरासमेंट और डोरी रेट के केसेस भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो और साथ ही वुमेन के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिलती है। वही तो कह रहा हूँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो रिपोर्ट लिखवानी नहीं आएगी, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, तो पुलिस पर्सनल को ये काम खुद ही करना चाहिए कि भाई गलत हुआ है तो मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद सपोर्ट कर सकते हैं सर्विसेज फॉर वुमेन। अब वुमेन के लिए अगर आप देखें तो कोई भी वुमेन है जिसने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है वायलेंस, तो उसके लिए सपोर्ट अवेलेबल कराया जा सका है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो क्या है कि जैसे इंक्रीज़ किए जाएँ, शेल्टर होम्स बनाए जाएँ, नए शेल्टर होम्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाई जाएँ। अब शेल्टर होम्स नहीं होंगे तो वुमेन जाएगी कहाँ अगर वो अपने परिवार के खिलाफ जाएगी तो। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ऐसा, सोशल सपोर्ट सर्विसेज चलाई जाएँ, मेडिकल सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल कराई जाएँ, एजुकेट किया जाए और वुमेन्स को। ओके, हायर एजुकेशन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजकीय विद्यालय वगैरह, ठीक है। तो अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएँ। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए, करंटली ओनली अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ वुमेन रिपोर्ट इंसिडेंट ऑफ एब्यूज़ एंड मैनी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स ऑफ द लेजिस्लेशंस। कुछ को तो लेजिस्लेशंस के बारे में पता ही नहीं है, और अगर हम बात करें एब्यूज़ के केसेस में से सिर्फ 1% ही रिपोर्ट किए जाते हैं। पैट्रियार्की को भी यहाँ पर एड्रेस करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं है सब काम वुमेन के ही जिम्मे यहाँ पर छोड़ दिया जाए। मैन यानी आदमी, जो कि पैट्रियार्की के टर्म से यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है, उसको भी इन सब लॉज को समझना पड़ेगा। उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ अगर मैंने ये किया तो मुझ पर ये प्रोविज़न यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। देखिए मेंटलिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मेंटलिटी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग एजुकेटेड नहीं हैं, और एजुकेटेड भी हैं तो वो भी यही काम करते हैं। ओके, तो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, आप सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, पर सोसाइटी खुद को चेंज नहीं करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एजुकेट कर सकते हैं मैन को, बट यही है सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो कि हम यहाँ पर एजुकेट करने का काम कर सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल कैंपेन्स यहाँ पर चला सकते हैं कि गर्ल चिल्ड्रन की वैल्यू क्या है, माँ बाप को बता सकते हैं कि ऐसा ना करें कि आप सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन करा रहे हैं, ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी का कंसेप्ट भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं और लोगों को अवेयर कराने का काम हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। अब देखिए आप कि अगर ऑनलाइन यहाँ पर आपको कोई हरेस करता है, ठीक है, तो आप क्या है कि रिपोर्ट कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यहाँ पर तैयार किया है। तो ये सब राइट्स आपको पता होने चाहिए। वुमेन को फुल्ली अवेयर रहना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स नहीं हैं, और आदमी को भी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे पर क्या क्या सज़ाएँ यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, दूसरी इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सर्वे 60% गर्ल्स एंड वुमेन्स हैव फेस सम काइंड ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है। तो ऑनलाइन हरासमेंट के केस भी मिलते हैं 1 आउट ऑफ 5। अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 5 में से 1 औरत यहाँ पर इस तरीके के फेसेस करती है। आप खुद लिखो 3 में से 1 लिख दो, क्या पता चल रहा है किसी को, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सोचो, ठीक है, ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को। ओके, ये आर्टिकल हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। 20 मिनट हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल बताता है हाइजीन के बारे में और डिग्निटी के बारे में। मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, और ये एक ह्यूमन इशू यहाँ पर बन जाता है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए कि क्या ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर में। तो कोई चांसेस नहीं है इस आर्टिकल को यहाँ पर पूछने के। देखिए आर्टिकल जीएस पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, हाइजीन से रिलेटेड आर्टिकल है, तो आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी के काम का आर्टिकल नहीं हो जाता है। ओके, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। वैसे कुछ खास चीज़ें नहीं है, 1-2 चीज़ें मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखें, इंडिया के अंदर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जो हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, ओके, तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क होने चाहिए वो उतने अच्छे नहीं हैं, और ये अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। और कोविड-19 ने इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे प्रोग्रेस इसकी कम थी, तो कोविड-19 के कारण इसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से यहाँ पर हुई है। ओके, तो इन सब दिशाओं में हमारा काम जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 में किस चीज़ का ख्याल रखा गया, ये रखा गया हाइजीन का और स्वच्छता का। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास जो लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो उतने अच्छे नहीं हैं। इन सब चीज़ों का भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का नाम है नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है और इसके अंदर क्या है कि वी स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द अर्बन टेक्सटाइल सरप्लस कॉटन, और उससे यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, पैड्स। ओके, सैनिटरी पैड्स इनको यहाँ पर कहा जाता है। ओके, और वैसे ये सब चीज़ें देखो
कॉमन है, जैसे यहाँ पर पैडमैन नाम की मूवी भी आई थी। ओके, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं हर जगह पर, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो स्टेशन हो, हर जगह पर ये मशीन्स यहाँ पर लगाई जा रही हैं। अच्छा, अगर हमें हाइजीन को साफ़ रखना है तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर करने के लिए आप मेनली यूज़ कर सकते हो राजकीय बालिका विद्यालय, ठीक है, शुरुआत आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। राजकीय बालिका विद्यालय जो होते हैं आप शुरुआत वहाँ से कर सकते हो। और बहुत जगह की सरकारें हैं जहाँ उन्होंने जो ये पैड यहाँ पर हैं, सैनिटरी पैड्स, इनको यहाँ पर 1 रुपये में स्कूल के जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर देना शुरू किया है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। दिल्ली सरकार है जैसे, बहुत सारी सरकार यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग काम कर रही हैं। ओके, तो इतना याद रखो, बाकी आर्टिकल के अंदर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई पॉइंट निकल सके इतना भारी, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर रखोगे। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ फोकस करते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, इस आर्टिकल के अगर हम अंदर देखने की कोशिश करें तो क्या चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं। अच्छा, ठीक है। ये आर्टिकल की अगर हम बात करें, या ये आर्टिकल बेसिकली आपको एक एनजीओ के बारे में बताता है, एक लेडी के बारे में बताता है, और इनका नाम है शक्ति शालिनी, ठीक है। और इन शक्ति शालिनी के बारे में ये आर्टिकल यहाँ पर बताता है इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया, किस तरीके से यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोवाइड जो है उसको सुधारने की कोशिश की, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की। तो जेंडर इक्वालिटी की बात ही चल रही है जो कि एक ह्यूमन राइट है। बहुत सारे वायलेंस के केसेस देखने के लिए मिलते हैं, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से केसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो अब ये है आर्टिकल के अंदर कि किस तरीके से जो एनजीओज़ हैं या फिर नॉन स्टेट एक्टर हैं या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में हैं, वो किस तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट करने का काम करती हैं, उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया है। सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस किया गया है, दैट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ शालिनी शक्ति, और इसने यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए एक्टिवली वर्क किया है। ओके, तो अब हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आई? इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी मैगजीन में सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी है, सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें, आगे चलते हैं, तो इन्होंने यही बताया कि शालिनी शक्ति हैज़ बीन वर्किंग फॉर जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के लिए 1987 से यहाँ पर लड़ रहा है। तो आप इसका एनजीओ का नाम याद रख सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रख सकते हो, शक्ति शालिनी प्रोग्राम, ठीक है। तो शक्ति शालिनी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम याद रख सकते हो। लेकिन अगर आपसे आ जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट में नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है, ठीक है, तो आप इसको लॉन्च कर सकते हो यहाँ पर कि 1987 के अंदर ये बनाया गया था। ओके, बाकी कोई चीज़ें यहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो वन मेजर चैलेंजेस दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव फेस्ड, अब ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने कोविड-19 के दौरान भी लोगों की मदद की, जितने भी केसेस अगर ऐसे यहाँ पर आ रहे थे उनको रिपोर्ट करवाया, लोगों को अवेयर किया अबाउट द वायलेंस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो ये सब इन्होंने काम यहाँ पर किया। और पिछले 2 साल से लगभग कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो ये घर घर जा करके भी इन सब कामों को करते थे। दिक्कत इनको ये आती थी कि पुलिस इनको यहाँ से पास नहीं होने देती थी, क्योंकि कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर थी। तो इन्होंने अपनी हेल्पलाइन लॉन्च की 24/7, ये हेल्पलाइन इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की ताकि लोगों को बताया जा सके और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग की जा सके। ऑलराइट, तो कोई ख़ास चीज़ें नहीं निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई थी कि हमें नीड ऑफ द आवर क्या है कि इन सब चीज़ों में इंटरवेंशन लिया जाए। तो आप देखेंगे, आर द इंटरसेक्शनल एंड इंटरसेक्टोरल डोमेस्टिक एंड पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंडेड इन रिसर्च। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि इस समय जब इतने ज़्यादा केसेस यहाँ पर बढ़े वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स के कोविड-19 के दौरान, तो हमें क्या क्या यहाँ पर अपनाना चाहिए। तो अपनाने की बात यह है कि इंटरसेक्शनल एंड इंटरसेक्टोरल तरीके से टारगेट यहाँ पर किया जाए। तो सभी सेक्टर मिलजुल के इस पर काम करने की कोशिश करें, ऐसा ना है कि सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह, इन सबको इस सब चीज़ों के अंदर काम करना चाहिए। डेमोक्रेटिक तरीके से और पार्टिसिपेटरी तरीके से पॉलिसीज़ यहाँ पर बननी चाहिए। पॉलिसीज़ इंक्लूसिव होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। कोई भी पॉलिसी अगर वुमेन के लिए भी यहाँ पर आई है या फिर किसी भी सोशल सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर आई है, तो उसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। रिसर्च एंड साइंस यहाँ पर आप कर सकते हो, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एंड मेक सेंसिटिविटी एंड केयर देयर कॉर्नर स्टोन। ओके, तो ये सब काम आप यहाँ पर करें।
कुछ और सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव विदाउट एक्टिवली एंगेजिंग मैन। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप मैन को, यूथ को, एडोलेसेंट्स को, इनको इंक्लूड नहीं करोगे तो वुमेन एम्पावरमेंट कभी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमें इक्वलिटी लेकर के आनी है ताकि जो आपकी वुमेन है वो भी अपने करियर में आगे बढ़ सकें। इस चीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है। आर्टिकल इतना ही था, इतना ही सफिशिएंट है। उसके बाद मेन आर्टिकल हमारा आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, दैट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड वुमेन एम्पावरमेंट। स्पेशल आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से ही आने के चांसेस हैं, ठीक है। जीएस पेपर 3 का टॉपिक ही यहाँ पर बन जाता है स्पेशल, और सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से मदद कर सकते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर खूबसूरत आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ओके, देखिए क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जेंडर एम्पावरमेंट करने के लिए भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, और ऐसा ही एक मेजर आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिवेशन कराने के लिए ये काम किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं की जो इनकम है उनका सोशल एम्पावरमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है, ये एक फॉर्मल डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वॉलेंटरी एसोसिएशंस, याद रखना वॉलेंटरी एसोसिएशंस हैं, ऑफ इकोनॉमिकली पुअर लोगों के, जो ऐसे लोग हैं जो कि सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक महिला अमीर है एक महिला गरीब है, ठीक है। एक ही तबके के सभी लोग आपको यहाँ पर लेने हैं जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसी हैं, वो सब एक जगह पर आते हैं। और यहाँ पर याद रखना हु रिसॉल्व टू कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज़, एक कॉमन पर्पज़ उनका यहाँ पर होता है कि वो अपने इश्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व कर सकें एंड प्रॉब्लम्स जो भी उन्होंने फेस किया उनको सॉल्व कर सकें थ्रू सेल्फ हेल्प और कम्युनिटी एक्शन। तो कम्युनिटी एक्शन से या फिर सेल्फ हेल्प से यहाँ पर उन इश्यूज़ को सोल्व कर सकें, इसको कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाम में ही है सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपनी स्वयं की मदद खुद करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ओके, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट इन सिंपल टर्म। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइव शुरू कब से हुई यहाँ पर। तो सोशल मोबिलाइजेशन और बिजनेस डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोग्राम 1984 से यहाँ पर उभरने शुरू हुए। और अगर आप यहाँ पर देखें इंट्रोड्यूस्ड किए गए बाई प्रोफेसर यूनुस ग्रामीण बैंक मॉडल, ठीक है। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम यहाँ पर किए गए। इनिशियली अगर हम बात करें नाबार्ड, एनजीओज़, ये सब साथ में आए, इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया, डिज़ाइन किया कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक यहाँ पर इनको लोन देंगे तभी ये आगे कुछ कर पाएंगे। 1990s की बात करें, आरबीआई ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनके लिए आपको अल्टरनेटिव क्रेडिट फ्लो मॉडल लाना पड़ेगा। मतलब अलग से उनके लिए क्रेडिट फ्लो यहाँ पर कराओ, अलग से पूंजी अवेलेबल कराओ पीएसएल लैंडिंग के थ्रू, ठीक है। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह के थ्रू यहाँ पर अलग से लोन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर बातें करनी शुरू की आरबीआई के द्वारा। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बैंकिंग डेवलपमेंट यहाँ पर चेंज हुआ, बैंकिंग सिस्टम जो है वो चेंज हुआ और सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ ग्रुप बेस्ड क्लाइंट ऑफ द बैंक। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये मान लिया गया कि ये बैंक के क्लाइंट हैं और एक कम्युनिटी के रूप में ये यहाँ पर आते हैं, तो इनको क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, कोलेट्रल फ्री लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं, बैक एंड में आपको कुछ रखना नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें कि एंड लैंडिंग टू द ग्रुप्स विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट या पर्पजेज। प्रोफेसर SR हसीम कमेटी यहाँ पर बनी थी, इन्होंने यहाँ पर रिव्यू किया कि पॉवर्टी एलिवेशन किस तरीके से किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किस तरीके से किया जाए, और ये कमेटी यहाँ पर बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ओके, और इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया कि ये जो आप इंडिविजुअल बेनिफिशियरी अप्रोचेज अपनाते हो, ठीक है, इससे पहले बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि इंडिविजुअल बेनिफिशरीज थी, इससे हमें ग्रुप बेस्ड बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। इससे हटके हमें ग्रुप बेस्ड जाना पड़ेगा। तो फोकस इंडिविजुअल पर ना करके ग्रुप बेस्ड अप्रोच पर किया जाए, और इसी तरीके से आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मॉडल था ये और ज़्यादा बढ़ना शुरू यहाँ से हो गया, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें बढ़नी शुरू हुई और इसी के चलते हमने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट्स एसोसिएटेड स्कीम्स जो भी हमारे पास चल रही थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे थे, उससे रिलेटेड और सारी स्कीम्स थी, उन सभी स्कीम्स को हमने बंद किया। किसकी रिकमेंडेशन पर? प्रोफेसर SR हाशिम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और हमने एक स्कीम शुरू की डेट इज़ कॉल्ड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो SGSY स्कीम हमने यहाँ पर लॉन्च की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए।
पॉवर्टी लाइन से नीचे हाउस होल्ड को, और ये स्कीम जो है वो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए चलाई गई थी। 1919 से लेकर के 2011 लगभग 12 साल के ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी। उसके बाद जैसे ही स्कीम का टेन्योर ख़त्म होने के लिए आया, हमने नई कमेटी बनाई, प्रोफेसर आर राधाकृष्णन कमेटी 2009 के अंदर। और ये इसलिए बनाई गई थी कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना आपने चलाई थी 1999 के अंदर, उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस रही उसकी। इसने कहा कि आप इसके अंदर टॉप डाउन पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच चला रहे हो, ये अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको जाना चाहिए कम्युनिटी मैनेज लाइवलीहुड अप्रोच की तरफ। यानी कि आप लॉज ऊपर से बना करके बताओ मत कि आप ये करो, आप ये करो, आप कम्युनिटी को खुद दे दो कि आपको जो करना है वो करो, ठीक है। आप अपने पास पावर्स मत रखो, पावर्स का डेवोल्यूशन करो। ये बात इन्होंने कही कि टॉप डाउन पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच को ख़त्म करना चाहिए, प्रोफेसर आर राधाकृष्णन कमेटी 2009 के अंदर। ओके, अब यहाँ पर कम्युनिटी मैनेज लाइवलीहुड की बात की है, पावर डेवोल्यूशन की बात की है, तो सिंपल सी बात है कि स्टेट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद की जाए। तो हमें लोकल लेवल पर ये सारे काम करने की निहायत राधाकृष्णन कमेटी ने यहाँ पर देने की कोशिश की। ओके, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो द एम्फेसिस इस चीज़ पर भी दिया गया कि जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको लिंक किया जाए, जो सोशल सेफ्टी वेलफेयर स्कीम्स प्रोग्राम्स चल रहे हैं सरकार के, उनसे लिंक करने की कोशिश की जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और इसके लिए इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की यहाँ पर बात हुई। जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा तो आपकी जो पावर है वो यहाँ पर बढ़ेगी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट ये नेसेसरी यहाँ पर किया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो राधाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो आपका प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था, क्या नाम था प्रोग्राम का, दैट इज़ स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, और इसको यहाँ पर रिस्ट्रक्चर कर दिया गया इन द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसको यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ लेकिन फिर नीचे की लाइन नहीं दिखती। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसको यहाँ पर कर दिया गया, और ये मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में यहाँ पर रहा। ठीक है, पॉवर्टी एलिविएशन करने के लिए स्कीम दिसंबर 2020 में इम्प्लीमेंट की गई कि NRLM मिशन इसको लॉन्च किया गया। ये इंट्रोड्यूस की गई 2010 में, इसको आप देखें तो लॉन्च किया गया 2011 के अंदर। और ये जो स्कीम है वो आपकी पूरी तरीके से धीरे धीरे चेंज हुई, और धीरे धीरे चेंज होने के साथ ही 2013 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, डेट इज़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इस तरीके से आपकी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो उभर करके आई सामने, और इसका एवोल्यूशन 2009 से शुरू हुआ जब कमेटी यहाँ पर बनी, और धीरे धीरे 4 साल के अंदर हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया। ओके, अब व्हाट इज़ दिस दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओके, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, और ये इम्प्लीमेंट की जा रही है 2011 से ऑन अ मिशन मोड। ठीक है, तो उससे पहले नाम कुछ और था, बस नाम ही तो चेंज हुआ है। ठीक है, ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा था पहले से। ओके, इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रूरल पुअर वुमेन है, ठीक है, जो रूरल पुअर वुमेन है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जोड़ना है। ठीक है, जो कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेव होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा देना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ काम तो करेगा, चाहे वो मास्क बनाए, सैनिटाइज़र बनाए, ठीक है। ओके, तो उसको प्रमोट भी करना है, क्योंकि प्रमोट करने के लिए आपको मार्केट कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप इतनी बड़ी यूनिट नहीं है, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी यहाँ पर लॉन्च कर सके, तो उसको बढ़ावा देना पड़ेगा सरकार के द्वारा। और इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इन सब चीज़ों को यहाँ पर काम करेगी, उसका स्केल अप करने का काम उसका होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम भी उसका ही यहाँ पर होगा। ओके, प्रोग्राम के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर लेकर के आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक रूरल हाउस होल्ड से एक वुमेन होनी चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। ओके, और इस तरीके से हम यहाँ पर इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करेंगे। 2013-14 से अगर हम बात करें तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट भी इनको यहाँ पर दिया गया है, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो राधाकृष्णन कमेटी थी उसने बहुत सारी सिफारिश भी की थी। उसने कहा था कि भाई ये जो आप टॉप डाउन अप्रोच अपना रहे हो इसको बंद करो, और जो
जो आपकी बेसिकली लोकल लेवल पर है, फिर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, उसको यहाँ पर अपनाने की कोशिश करो। तो इसके लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 टायर स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर बांटा। 3 टायर स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार कर दिया गया, वार्ड लेवल पर, विलेज लेवल पर, और आपको मिलेगा क्लस्टर लेवल पर। ये सारे काम हमने इसके अंदर यहाँ पर किए। अच्छा, अब ये है क्या, ये ऐसे था, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आप समझिए कि आप ये बीच का ये इतना भी यहाँ पर बना करके आ जाओगे ना तो बस सफिशियंट है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर बने वार्ड लेवल पर, 10 से 20 वुमेंस का एक ग्रुप होगा, ठीक है। फिर विलेज लेवल पर बनेंगे, तो ये जो यहाँ पर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप वार्ड लेवल पर बने, इसमें से 10 से 20 ग्रुप इकट्ठे होंगे और विलेज ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे। और जब ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर तैयार हो जाएंगी तो ऐसे 10 से 20 विलेज ऑर्गेनाइजेशंस साथ में मिलकर के क्लस्टर लेवल फाउंडेशन तैयार करेंगे। ये क्या करेंगे, ये सरकार की नीतियों में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे कि सर हमारे लिए ये नीति अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, हमारे लिए ये नीति अच्छी है, आप इसको लॉन्च कीजिए। तो जब नीचे के तबके के लोग यहाँ और फिर इनका रिप्रेजेंटेशन ऊपर पॉलिसी मेकिंग में भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। सेल्फ हेल्प जो ग्रुप हैं उसका मूवमेंट 5 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, डेट इज कॉल्ड पंचसूत्र। थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं लेकिन यहीं रोकने वाला हूँ मैं बस कुछ देर में, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पर पढ़ेंगे। पंचसूत्र इनको यहाँ पर बताया गया है कि रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, रेगुलर सेविंग्स भी यहाँ पर होनी चाहिए, रेगुलर इंटर लोनिंग होनी चाहिए, टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन्स भी यहाँ पर होना चाहिए, और अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये पाँचों काम आपके चलते रहे तो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप एक अच्छा वर्क यहाँ पर कर सकता है। इस चीज़ की यहाँ पर बात हुई। साथ ही इन्होंने कहा कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एजुकेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और साथ ही एंटाइटलमेंट और स्कीम्स के अंदर एक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये सारे काम भी आपको यहाँ पर करने हैं। और इन सब चीज़ों को टुगेदर एक साथ लाने के लिए 10 सूत्र कहा गया है, ठीक है। तो 5 सूत्र ऊपर हो गए, 10 सूत्र नीचे हो गए। इन सभी को दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखोगे। अब इस पेज पर आपको क्या यहाँ पर पढ़ना है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, पढ़ना नहीं है इसको, मैं बताता हूँ क्या चीज़ यहाँ पर करनी है। करना ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, तो ये तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पता चल गया, ठीक है, कि हमने 20 लोगों को, 20 रूरल वुमेंस को उठा लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, हमने विलेज ऑर्गेनाइजेशन बना ली, हमने क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है। वो तो सब उनको मिल गया, ठीक है, उन्होंने रिसोर्सेज भी जनरेट कर दिए, लेकिन उनकी ऑक्यूपेशनल चॉइस क्या होनी चाहिए। द ऑक्यूपेशनल चॉइसेस आर नॉट इन द लाइन विद देयर एबिलिटी टू मैनेज, ऑपरेट एंड सस्टेन देयर एक्टिविटीज़। वुमेंस को कौन सी ऑक्यूपेशनल चॉइसेस अपनानी चाहिए, किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परस्यू करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मदद करनी पड़ेगी उसके लिए। उनको बताएं कि अनसर्टेनिटी और रिस्क कितना है इसके अंदर, उनको ये भी बताएं कि मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस कितना है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनोवेशंस के अंदर वो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर यहाँ पर हैं, ठीक है। ये चीज़ उनको यहाँ पर बताई जाए कि किस चीज़ का इंपॉर्टेंस आज के ज़माने में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आप जनरेट कर सको। ओके, इतना पॉइंट आप यहाँ से याद रखोगे। दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंदर अगर हम बात करें, द न्यूक्लियस ऑफ डे NRLM हैज़ बीन बुल्ड अराउंड अ बेसिक ह्यूमन नेचर ऑफ फीलिंग सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ हेल्प। इसका मकसद क्या है, तो मकसद शुरुआत आपकी 1990s 84 से ही हो गई थी, जब हमने प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च करने शुरू किए थे। नाम हमने टर्म यहाँ पर देखी थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प का मतलब यहाँ से आ गया था कि अपनी हेल्प खुद करो, अपनी कीमत पहचानो और अपनी हेल्प खुद करो, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। ओके, और साथ ही आप यहाँ पर देखें फाइनेंशियली डिप्राइव्ड जो पीपल हैं उनको ऊपर उठाने की बात यहाँ पर की गई थी। ये हमारा जो न्यूक्लियस है, ये बेसिस है, यही सारा बेस है आपका दीन दयाल अंत्योदय योजना का, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो एम्पावरमेंट पैरामीटर्स भी दिए गए हैं, जैसे यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है। यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इसको छोड़ो यहाँ यार, ठीक है, इसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि हर एक रूरल जो हाउस होल्ड है उसके अंदर से एक वुमेन को लेकर के ही आना है, कोई घर छूटे ना, ठीक है। तो यूनिवर्सल तरीके से काम होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर बने, अब ये बन गए, ऐसा नहीं है कि बन गए तो सब काम हो गया, इनको प्रमोट करना पड़ेगा, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देना पड़ेगा, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर होना चाहिए, यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करानी है उनको यूनिवर्सल तरीके से। और अगर आप यहाँ पर देखें
तो मल्टीपल डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सारे हेल्प ग्रुप को एक ही काम दे दो कि आपको सिर्फ चटाइयाँ बनानी है, ठीक है, नहीं, अलग अलग तरीके से डिफरेंट मल्टीपल डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल करानी है। सपोर्ट स्ट्रक्चर एट द कम्युनिटी लेवल, और साथ ही जो आपको मिलेगा कि कन्वर्जेंस भी अच्छा होना चाहिए सिस्टमेटिक लेवल पर, यानी फील्ड बेसिस पर मॉनिटरिंग भी इनकी यहाँ पर होती रहनी चाहिए कि भाई क्या तरक्की यहाँ पर चल रही है और कुछ दिक्कतें तो नहीं आ रही, उनको शॉर्ट आउट यहाँ पर किया जाए। ओके, तो इश्यूज़ एंड चैलेंजेस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं चलते चलते। ओके, तो ये मूवमेंट 1980s में स्टार्ट हो गए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए। फिर धीरे धीरे इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में यहाँ पर बना दिया गया। अभी देखें आप तो 70 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप थे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में थे, इनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन धीरे धीरे यहाँ पर किया गया। ओके, वही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ओके, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता भी दी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। साथ ही एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है इन कलेक्टिव लाइक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉरी, ठीक है, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टैंड 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ, देखिए क्या कर सकते हो, सोशल मोबिलाइजेशन, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुअर। तो इनका आप फॉर्मेशन कर सकते हो पहले, प्रमोशन, मोबिलाइजेशन, ये काम कर सकते हो। यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली क्या है कि मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी, उन्हीं कोई थ्योरी में यहाँ पर आगे लिखा गया है, ठीक है, तो ये काम आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो कि क्या क्या किया जाए, तो ये किया जाए, बात ख़त्म हो गई। तो इश्यूज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, ओके, इसको आप यहाँ पर याद रखो। ओके, उसके बाद विलेज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अप्रोच भी इसके अंदर अपनाई गई। मैंने बताया 3 टायर का स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, तो सभी का योगदान यहाँ पर होना चाहिए। ऑलराइट, तो इस स्कीम के अपने कुछ महत्व हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन सेल्फ हेल्प ग्रुप का और फार्मर्स का, उसको यहाँ पर इंश्योर करता है। पोटेंशियल भी इसके अंदर यहाँ पर है, और इनकम भी इंक्रीज़ करने का काम यहाँ पर है। बहुत सारे यूथ हैं, उनको यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप भी अवेलेबल कराई जा रही है, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, तो ये आप यहाँ से याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपका आर्टिकल यहाँ पर एंड करते हैं, सफिशिएंट है इतना कुछ पढ़ना यहाँ से। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखें, इन द पिलर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फोकस इज लेड ऑन बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड इंटरवेंशन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर होना चाहिए, उस पॉइंट को यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि डिमांड साइड इंटरवेंशन हो, सप्लाई साइड इंटरवेंशन हो, दोनों के बीच में बैलेंस आपको यहाँ पर रखना है। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। ये एक MCQ है, ये पूछा गया UPSC प्री 2012 के अंदर। अब आप देखिए कि उस समय ये पॉलिसीज़ यहाँ पर बन करके आ रही थी, ये लॉज यहाँ पर बन के आ रहे थे, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना उस समय इवॉल्व हो रही थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाउ डज़ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक्स टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर द रूरल पुअर। तो रूरल पुअर को किस तरीके से यहाँ पर मदद मिलेगी, तो लिखा हुआ है बाई सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर इन रूरल एरियाज, by strengthening self-help group and providing skill development, by supplying seed, fertilizer, diesel pump and the micro irrigation equipment free of cost to farmers। कौन से कोड यहाँ पर सही है, कोड नीचे दिए गए हैं, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो और सोल्व कर दो। देखिए मैंने कुछ भी इसमें अपनी तरफ से नहीं पढ़ाया, पीछे जो कुछ था मैगजीन के अंदर था, मैगजीन के अंदर से आप पढ़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब मैगजीन का इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा, मैं यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। बहुत सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब 10 साल पुराना क्वेश्चन है तो इजी हो गया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, एग्री बिजनेसेस की कहीं हमने बात ही नहीं की, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। हमने फार्मर्स की कहीं बात ही नहीं की, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात यहाँ पर की, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, 2 ओनली। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका एम क्या है, तो इसका एम मैं सिंपल बता देता हूँ, पढ़ नहीं रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शन हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर काट दोगे, ठीक है। फिर साथ ही आप देखें रेल कनेक्टिविटी की कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है, और राइट। उसके बाद देखें गारंटी ऑफ ए मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल यूथ, ये तो मनरेगा स्कीम यहाँ पर हो गई, ठीक है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बचता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को मोबिलाइज करना है, रूरल पुअर हाउस होल्ड को मोबिलाइज करना है, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। देखिए लिखा हुआ है वुमेन इन इंडियाज़ टॉय इंडस्ट्री। एक बात बताइए कि GS पेपर में पहले तो यही बड़ी बात है कि टॉय इंडस्ट्री के ऊपर आर्टिकल आ जाए, दूसरी बात ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वुमेन इन टॉय इंडस्ट्री के ऊपर ऐसे यहाँ पर आपके लिखने के लिए आए, तो ये आर्टिकल आपके किसी भी काम का नहीं हो जाता, ठीक है, सिवाय यहाँ से हम 1-2 क्वेश्चन निकाल पाएँ, ठीक है।
पीटी के हिसाब से उसको देखेंगे, लेकिन ये आर्टिकल आपका पूछा नहीं जाएगा। वुमेन इन इंडिया टॉय इंडस्ट्री, इंडिया की टॉय इंडस्ट्री के बारे में ही पहले तो पूछ ले, उसके बाद वुमेन का रोल बात की बात है, ठीक है। तो ये आर्टिकल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सेलेक्टेड चीज़ें हमें यहाँ से पढ़नी है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडिया बहुत पहले से होती थी, पहले भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने के लिए मिले हैं कि टेराकोटा से बने बहुत सारे टॉयज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। तो टॉय इंडस्ट्री काफ़ी सारी पुरानी है और लार्जेस्ट स्टोरी इंडिया की पास्ट की ये दिखाती है, इसीलिए हमें टॉय इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसा मोदी जी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड पॉइंट देख लेते हैं। कभी दिमाग फिर गया तो टॉय इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया की टॉय इंडस्ट्री के अंदर 3 मिलियन लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें से कि 70% वुमेन से यहाँ पर हैं। ओके, ये एक लेबर इंटेंसिव नेचर की इंडस्ट्री है। ओके, इंडस्ट्री के अंदर मेजर एम्प्लॉयर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स अवेलेबल है, फीमेल ज़्यादा अवेलेबल है टॉय इंडस्ट्री के अंदर। ओके, इस चीज़ को आप याद रखना, जिससे क्या है कि वुमेन की इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है, उनको एम्पावरमेंट देखने का काम यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाऊँगा, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो ऐसे लिखना अपना, अगर आपको आ गया तो, ठीक है। इस लाइन को लिखो, यहाँ पर आपके 25 से 30 वर्ड तो यहीं पर ही हो गए, ठीक है। बाकी 100-200 वर्ड और लिखने हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे आर्टिकल से। तमिलनाडु के अंदर एक फेमस क्ले टॉय है लाइक विलाचरी, ठीक है। ओके, तो ये आपसे पीटी में मैच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अपने अपने टॉयज़ फेमस हैं। तमिलनाडु का ये टॉय यहाँ पर दिया गया था, इसको मैंने इंक्लूड किया। इंडिया की करंट टॉय इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग $1.5 बिलियन के करीब है और पोटेंशियल ये है कि 2024 तक इसको 2 से 3 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 3 मिलियन पीपल यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 70% जिसमें से कि वुमेन है, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट्स भी 4000 से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पर छोड़नी है। छोड़ने के साथ साथ यहाँ पर आप देखें जनवरी 2021 करंट अफेयर के अंदर टॉय हैकाथन यहाँ पर बनाई गई, ठीक है। तो टॉय हैकाथन का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर किया गया। ये एक हैकाथन थी, इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको टॉय डेवलप करना सिखाया गया और गेम्स भी ऐसे यहाँ पर बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड इथोस, जो इंडियन कल्चर और इथोस के बेस पर किस तरीके के टॉयज़ गेम्स यहाँ पर हो सकते हैं, उसके ऊपर टॉय हैकाथन भी यहाँ पर चलाई गई। ओके, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ इसके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो ये सब काम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो गोवा के अंदर बेसिकली कॉटन और कॉयर और वुड से मिला करके बहुत स्पेशल तरीके की यहाँ पर टॉयज़ बनाए जाते हैं। ऐसे ही सेम टॉयज़ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भी मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में फेमस है वाराणसी और मिर्ज़ापुर, इन दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में वुडन के टॉयज़ यहाँ पर बनाए जाते हैं। ओके, आप और भी टॉय यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे टॉय को बढ़ाने के लिए, टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कोप्पाल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर हमने कंट्री का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ पर तैयार किया, ठीक है। तो कंक्लूजन में इसको लिख दो, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। ऐसे सोचना नहीं होता इतना, ठीक है। जो कुछ है आपके सामने है, ओके। और आर्टिकल की आने की उम्मीद बहुत ही लो है, ठीक है। इसीलिए बस थोड़ा सा पढ़ो, सफिशिएंट है, बना करके लिखो, यही तो एक कला होती है लिखने की। ओके, ये फिर आप देखें टॉय इकनॉमी नाम का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी कि टॉय का यूज़ करके इकनॉमी को बढ़ाना, टॉय इकनॉमी होता है। साथ ही वुमेन वर्कर्स को एक जो है एम्पावरमेंट उनका यहाँ पर करना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। आर्टिकल सफिशिएंट है, इसको यहाँ पर इतना इग्नोर करते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं वुमेन एट एमएसएमई वर्क प्लेस। ये आर्टिकल बेसिकली हमारे किसी काम का नहीं है, बात एम्पावरमेंट की हो रही है, हमने डिस्कस भी किया एम्पावरमेंट के ऊपर, लेकिन ये आर्टिकल आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये एक एनजीओ यानी एक फाउंडेशन है, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्ट्रीट फाउंडेशन, ठीक है। तो एसएमई स्ट्रीट फाउंडेशन ये आर्टिकल है, इसके ऑथर और सेक्रेटरी हैं ये, इन्होंने ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा है। बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि हमने अलग अलग जगह पर जा कर के ये देखा कि क्या कंडीशंस हैं वुमेन की और वुमेन वर्कफोर्स किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही है। नेशन वाइड जो कनेक्ट यहाँ पर किया मार्च 2021 से मई 2021 तक कि किस तरीके के काम एमएसएमई सेक्टर के अंदर चल रहे हैं। और इन्होंने ये किया कि इन दिस स्टडी वी ट्राई टू टच अपॉन द अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एमएसएम। तो जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर वुमेन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या कंडीशन है, ठीक है, उनसे हमने अटैच करने की कोशिश की इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के अंदर वुमेन वर्कफोर्स का क्या रोल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है।
पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन क्या डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी स्टडी के अंदर यहाँ पर चेक की। रोल ऑफ वुमेन मैनेजरियल पोजीशंस के अंदर क्या है, तो अपर लेवल के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन है या नहीं है, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। ओके, बिजनेस ओनर्स फीडबैक ऑन देयर वुमेन वर्कफोर्स, बिजनेस जो ओनर्स हैं वो क्या सोचते हैं वुमेन वर्कफोर्स के बारे में, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है कि अगर वुमेन इन्वॉल्व हो ज़्यादा तो प्रोडक्टिविटी पर कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। वुमेन वर्कफोर्स की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, कौन कौन से बेनिफिट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रही हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर चेक की। आपसे कोई नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। 2 फाउंडेशन आपको यहाँ पर मिल गए वुमेन से रिलेटेड, एक ये और एक पहले पढ़ा दिया है। ओके, ये आप यहाँ पर देखें। फिर एमएसएमई की डेफिनेशन भी अभी रिवाइज़ की गई। तो नई डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए है तो माइक्रो है। इस इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, 10 करोड़ तक है तो आपका स्मॉल है, और अगर आपका 50 करोड़ तक है तो इन्वेस्टमेंट मीडियम है। टर्नओवर के हिसाब से 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ का ये डाटा आप यहाँ पर याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई थी पीटी के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज़ गवर्नमेंट का फोकस क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर, 8 मार्च 2018 वुमेन डे पर लॉन्च किया गया था। डेट इज़ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। आपसे पूछेगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो ये नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए। तो WEP हैज़ अ पान इंडिया कवरेज एंड डज नॉट हैव स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो नेशनल प्रोग्राम्स इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के अंदर। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स इसके अंदर यहाँ पर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये प्लेटफॉर्म वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए। कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बीइंग प्रमोटेड इन अ बिग वे इन नॉर्थ ईस्ट में बाय डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके द्वारा ये चीज़ें अब प्रमोट की जा रही हैं। साथ ही वायबिलिटी फंड भी यहाँ पर दिया जा रहा है नए स्टार्टअप्स को, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखोगे। बेसिकली बताना था कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म है वो नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। उसके बाद बात करते हैं आगे, और आगे बात करने के चक्कर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इनोवेटिंग ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर की यहाँ पर बात हो रही है, इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर चल रही है। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, क्या ये आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला पैसेज पढ़ना है, बाकी के 3 पेजेस हमें इग्नोर मारने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, और डॉक्टर यहाँ पर हैं आपकी डॉक्टर ए सीमा, ठीक है। ये बेसिकली साइंटिस्ट हैं एट द सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, जो कि केरल के अंदर है, उसके अंदर ये साइंटिस्ट हैं। और इनको यहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार 2018 दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, किस लिए दिया गया, इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग को यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। बेसिकली ऐसा है कि पहले आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको इसकी जांच कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक बड़ी मशीन लगी होती है, आपको उसी से ही जांच करानी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने डेवलप की है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करके। इन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ डेवलप की है, ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है अ बियरेबल डिवाइस, ठीक है। तो एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसको आप शरीर पर पहन सकते हो, और ये आपके जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके लिए इन्हें यहाँ पर मिला है कि आपको इतनी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, आप इस बियरेबल डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। इसके लिए नारी शक्ति पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैंसर है वुमेन्स इन इंडिया के अंदर, और अगर आप देखें 14% कैंसर के केसेस में 14% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है। किसी भी एज की हो सकता है ये, यहाँ पर बेसिकली जो है 55 से 64 साल तक ज़्यादा यहाँ पर होता है। ओके, तो इन्होंने एक काम किया, एक डिवाइस है मेमोग्राफी, इसको यहाँ पर कहा जाता है मेमोग्राफी। ये डिवाइस है, मैंने आपको बताया कि इस डिवाइस के अंदर जो है ये लैब्स के अंदर रखी जाती है, बड़ी डिवाइस होती है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो डॉक्टर सीमा ने इसको ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर वियरेबल डिवाइस यहाँ पर बना ली गई है, ठीक है। ये कंफर्टेबल है, प्राइवेसी को इंश्योर करती है, साथ ही पेनलेस है, पोर्टेबल भी है, और एंड टेक्स ओनली अराउंड 30 मिनट एंड कैन इवन बाई ऑपरेट बाई आशा वर्कर्स। तो आशा वर्कर्स भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली आप इस डिवाइस को अब यूज़ कर सकते हो ब्रेस्ट कैंसरिंग की कंडीशन को इंडिया के अंदर नापने के लिए, ओके, कि कितने लोगों में कैंसर की प्रिवेलिंग है। ओके, इतना याद रखो, बाकी ये सब नहीं पढ़ना। उसके बाद बात करते हैं आगे, और आगे आपको मिलेगा कि टोक्यो ओलंपिक्स ख़त्म हुए, बहुत सारे मेडल जीते, ठीक है,
उसके साथ साथ अगर हम देखें वुमेन एक्सेलिंग इन स्पोर्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो बेसिकली यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मेंटल स्ट्रेंथ की। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बेसिकली क्या किया कि मेंटल हेल्थ की वजह से टोक्यो से चले भी गए, ठीक है। जैसे वो यूएस की ओलंपियंस थी, ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पर क्विट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है इस टाइम, ठीक है, तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ से के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकती। तो इनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पेपर में नहीं आएगा आर्टिकल, क्योंकि इसके अंदर आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, साथ ही वुमेन सेंट्रिक चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो नेशन के रिस्पेक्ट में देखने हैं, मतलब टोटल नेशन पर क्या असर पड़ रहा है इन चीज़ों का, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या है। तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पर चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम 1982 के अंदर यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। और इसी के चलते धीरे धीरे अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने मेंटल हेल्थ एक्ट लॉन्च किया था 1987 के अंदर। इस एक्ट के अंदर संशोधन किए गए, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये हमने यहाँ पर बनाया। और 2018 के अंदर ये लॉ यहाँ पर पास हुआ। इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि हम प्रोवाइड करेंगे मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज हर एक पर्सन को जिसके अंदर भी मेंटल इलनेस है, और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और फुलफिल करेंगे राइट्स ऑफ सच पर्सन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने की बात इसके अंदर यहाँ पर हो रही है। तो ये जो आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है 1982 के अंदर चलाया गया था, और मेंटल इलनेस का जो हैवी बर्डन इंडिया के अंदर था उसको धीरे धीरे कम करने के लिए ऊपर यहाँ पर बात हो रही थी। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ओके। तो ये जो आपको काम यहाँ पर करने थे। अब ये काम नेशनल लेवल पर तो था ही, साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये काम शुरू किया, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए। 1996 में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर शुरू किए। इसके अंदर क्या है, बेसिक मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज आपको अवेलेबल करानी है। बेसिक कहाँ पर होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखोगे। 2003 के अंदर इसके अंदर 2 स्कीम्स इंक्लूड की गई, दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट मेंटल हॉस्पिटल्स, और आपको मिलेगा अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। ये काम यहाँ पर किए गए। इस प्रोग्राम के अंदर 3 कंपोनेंट आ जाते हैं। मेंटलिटी इल जो है आपकी, उसका ट्रीटमेंट करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन भी करना है, ओके। ये आपको इतना याद रखना है यहाँ से। वैसे तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन मैंने आपको इतना तो पढ़ा दिया कि आप खींच खाच करके 200 वर्ड का ऐसे लिख पाओ अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर यहाँ पर आ गया तो, ठीक है। एक्ट की डेट याद रखो, सही डेट लिखो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद बात करते हैं एसए की, वुमेन इन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। अब ये जो है रेखा नाम्बियर, बेसिकली इन्होंने ये आर्टिकल इस तरीके से लिखा है कि मैंने क्या किया, आई, ठीक है। तो इन्होंने अपने रेस्पेक्ट में ये आर्टिकल लिखा है कि मैं क्या थी, जैसे आई वुड लाइक टू टच अपॉन माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने बारे में चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। तो इस समय ये ऑथर जो हैं वो कमांडेंट हैं एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर, और फर्स्ट एंड ओनली फीमेल ऑफिसर कमांडिंग है एनडीआरएफ के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने अपने बारे में यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, जैसे आई एडमिट, आई वाज लकी, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। तो आर्टिकल के अंदर से आपको एक चीज़ यहाँ पर काम की निकलती है जो कि आपके एग्ज़ाम में काम की हो सकती है, दैट इज़ ये रही, ठीक है। यहाँ से शुरू होगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वुमेन की लाइफ के अंदर वुमेन की लाइफ के अंदर नहीं, आप यहाँ पर देखिए कि हमारे जो पास्ट है, इंडिया का जो पास्ट है, उसके अंदर 3 कंडीशंस यहाँ पर रही हैं। पहली कंडीशन है बेबी बूमर्स के नाम से जाना जाता है, दूसरी कंडीशन है जेन ज़ेड्स के नाम से जाना जाता है, GENXERS, और तीसरा है द मिलेनियल्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पहली जो कंडीशन यहाँ पर थी दैट इज़ बेबी बूमर्स, ये कंडीशन 1940s 1950s में प्रिवेल करती थी। इस कंडीशन के अंदर ये था कि वुमेन का सिर्फ एक ही काम यहाँ पर रखा गया था कि आपको शादी करनी है और यहाँ पर आपको बच्चे करने हैं और आपका मदरहुड का फ़र्ज निभाना है। उनके करियर के ऊपर कोई चिंता यहाँ पर नहीं थी इस फेज़ के अंदर, बेबी बूमर फेज़ के अंदर। नाम से स्पष्ट है बेबी बूमर्स, ठीक है। तो बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए काम किया गया था, सिर्फ यही काम वुमेन के ऊपर छोड़ दिया गया था। ये हमारा वो फेज़ था। दूसरा फेज़ आया हमारा जेन ज़ेड फेज़, ठीक है, GENXERS फेज़। 1960 से 1970 के दशक का ये फेज़ यहाँ पर था, और इसके अंदर हमारी जनरेशन में थोड़े से चेंजेस यहाँ पर हुए। यहाँ पर क्या था कि हमने दोनों तरीके के काम भी यहाँ पर लिए, बहुत काम हमने यहाँ पर किए। पहला, मैरिज को भी देखना है, ठीक है, तो आपका जो बेबी बूमर वाली स्टेज है उसको तो संभालना ही है, साथ ही करियर को भी यहाँ पर आपका ध्यान देना है। ऊपर करियर पर कोई ध्यान नहीं था, यहाँ पर आपका करियर पर ध्यान यहाँ पर रहेगा। तीसरी स्टेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी
सॉरी, यहाँ पर दूसरी स्टेज के अंदर देखें तो मैंने आपको बता दिया वैसे कि दोनों चीज़ों पर फोकस था कि दोनों क्षेत्रों में आपको सक्सेसफुल होना है, करियर भी आपको बनाना है और साथ ही आपको अपनी मैरिज लाइफ को भी बना करके रखना है। ये दूसरा फेज़ था। तीसरा फेज़ आया द मिलेनियल्स का फेज़, और इस मिलेनियल्स के फेज़ के अंदर बेसिकली ये था टू बी वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल लार्जली डिवॉइड ऑफ द जेंडर प्रेजुडिसेस ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। कहने का मतलब ये तीसरा फेज़ 1980s 1990s के अंदर यहाँ पर जो है वो बनना शुरू हुआ, और इसके अंदर बेसिकली ये था कि आपको जो मैक्सिमम फोकस यहाँ पर देना है वो करियर के ऊपर देना है पहले, बाकी मैरिज वगैरह के ऊपर आपको फोकस नहीं देना है। ठीक है, तो ये फोकस की बात है, बाकी अपने अपने ऊपर है कि क्या चीज़ें आप यहाँ पर करने चाहते हो। ओके, ये पॉइंट याद रखो, वैसे कोई खास नहीं था बट ठीक है। राइट, उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो सरकार है, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक वेरियस स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, CAPF है, उसके अंदर जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है, 5.7% के करीब रिप्रेजेंटेशन है। और साथ ही देखें 33% रिजर्वेशन, मैंने आपको बताया कि पंचायत लेवल पर 33% भी यहाँ पर दिया गया है। तो टूट फूट करके ऐसे लिखा गया है, कोई ख़ास चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी आपको। फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर किरण बेदी जी ने 1972 में इन सब बाधाओं को यहाँ पर तोड़ा और ज़िंदगी में आगे आई और बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन करके यहाँ पर काम किया। ठीक है, ओके, तो आप इतना याद रखोगे इस आर्टिकल से, दैट इज़ वुमेन इन यूनिफॉर्म। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलेगा पल्याकर्स के बारे में। पल्याकर विद्रोह के बारे में अगस्त की मैगजीन के अंदर पढ़ाया जा चुका है, अगस्त 2021 में पूरा पढ़ा दिया गया था और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है पढ़ाए हुए, तो हम इसको कंटिन्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे हैं। ठीक है, हालांकि इन्होंने यहाँ पर कंटिन्यूएशन किया है लेकिन हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। पल्याकर्स सिनोनिमसली यूज़ किए जाते हैं विद पॉलीगर रिवोल्ट्स। ठीक है, तो पॉलीगर रिवोल्ट का नाम आपने सुना होगा, वही पल्याकर भी है। ठीक है, तो 1795 में शुरू हुआ था और 3 फेजेस के अंदर साउथ इंडिया में हुआ था, टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट था। कोट्टाबोमा नायकन इसके लीडर थे। ये सब मैंने डिटेल में 8-10 मिनट डिस्कस किया होगा। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वुमेन इन हैंडलूम सेक्टर। कभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया हैंडलूम सेक्टर में वुमेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ के आप आराम से लिख सकते हो। इंडिया का आपको पता है कि फैब्रिक जो इंडस्ट्री है या फिर आपकी जो हैंडलूम सेक्टर है वो पहले से ही मजबूत रहा है। ओके, और इसके अंदर फैब्रिक्स हैं, डिज़ाइंस हैं, ये इंडिया की अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, सोशल कस्टम्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टाइल्स यहाँ पर अपनाए जाते हैं। ओके, जैसे आपको मिलेगा मुस्लिन इन चंदेरी, वाराणसी के अंदर अलग आपको वाराणसी साड़ीज़ के नाम से फेमस मिलेगा। ओके, राजस्थान के अंदर डाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा, टाई एंड डाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पटोला साड़ीज़ पटना की मिल जाएंगी हैं, हिमरो हैदराबाद के मिल जाएंगे, फुलकारी और खेस पंजाब के मिल जाएंगे। और राइट, तो दक्कई एंड जमदानी ऑफ बंगाल है। ट्रेडिशनल डिज़ाइन फ्रॉम असम एंड मणिपुर लाइक फीनक एंड टोंगम है। इंडियन हैंडलूम डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस दिखाता है और कल्चरल हेरिटेज को सस्टेन करने का ये एक अच्छा तरीका है। अगर हम इंडिया के हैंडलूम सेक्टर की बात करें तो वुमेन का एम्पावरमेंट इसके ज़रिए किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अवेलेबल कराई जा सकती है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कराने में इंडिया का हैंडलूम सेक्टर काफ़ी ज़्यादा आगे है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी इसके अंदर है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आएगा, उससे आपकी फैब्रिक बनेगी और उससे आपका हैंडलूम सेक्टर मजबूत होगा। तो ये सब जो डिपेंड करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और एग्रीकल्चर सेक्टर को तो आपको पता ही है इंडिया की बैकबोन है। राइट, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो वुमेन का एम्पावर करने के लिए 2019-20 की सेंसस के हिसाब से हैंडलूम सेक्टर के अंदर 23 लाख के करीब फीमेल वीवर्स और एलाइड वर्कर्स में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 23 लाख फीमेल्स यहाँ पर हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि वुमेन का हैंडलूम सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। राइट, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। हैंडलूम सेक्टर क्या है कि बेसिकली हाउस होल्ड बेस्ड है, आप घर बैठे भी इस सेक्टर को यहाँ पर मजबूती कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर जीन्स बनाने का काम भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, घर का सिर्फ एक कमरा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, कोई आपको बड़ी फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से वुमेन का एम्पावरमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अलग अलग तरीके की सेंसस भी हुई हैं, जैसे ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस 4th नंबर की यहाँ पर हुई और इन्होंने देखा कि 31 लाख तक वुमेन यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ओके, और तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये इतने ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना हैंडलूम सेक्टर के। ओके, तो इतना आप यहाँ से याद रखने की कोशिश करो, सफिशिएंट है। थोड़ा सा याद रखो, अपने आप बनाने की कोशिश किया करो। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मेकिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स।
क्या बात हो रही है? बात हो रही है सिविल सर्वेंट्स की और कैपेसिटी बिल्डिंग की उनकी। तो सिविल सर्वेंट के ऊपर ही पिछली मैगज़ीन थी वैसे तो, लेकिन हम इस मैगज़ीन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ओके, क्योंकि कुछ खास चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं सरकार की, लेजिस्लेटिव अलग होती हैं, जुडिशरी अलग होती है, मिलिट्री अलग होती हैं, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यहाँ पर हो गई। और इसके अंदर जो करियर सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर हायर किए जाते हैं और प्रोफेशनल मेरिट के बेस पर आप लोग जाते हैं, ठीक है, ये सब सिंपल सी चीज़ हैं। अपॉइंट नहीं किए जाते आप, ठीक है, ना ही इलेक्ट किए जाते हो। तो अपॉइंटमेंट इलेक्शन का सिस्टम आपका नहीं है जैसा लेजिस्लेटिव जुडिशरी में यहाँ पर है, ओके। तो आपका यहाँ पर क्या है कि प्रोफेशनल मेरिट के आधार पर आप यहाँ पर जाते हो, ओके। एक सिविल सर्वेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, जैसे ये वाली लाइन आप यहाँ पर देखिए, ए सिविल सर्वेंट इज़ ए पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक सेक्टर बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो एक सिविल सर्वेंट वो है जिसको पब्लिक सेक्टर के अंदर एंगेज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सिविल सर्वेंट वर्क करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। दीज एडमिनिस्ट्रेटर्स डे बाई डे की फंक्शनिंग करने के काम में आते हैं सरकार की और सर्विस डिलीवरी पहुँचाते हैं सिटीजन्स को, ये काम होता है सिविल सर्वेंट का। सिविल सर्वेंट ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपॉइंट करने शुरू किए एज एन इम्पीरियल सिविल सर्विसेज के रूप में, और उनका जो बेसिकली मकसद था वो था मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड जनरेटिंग रेवेन्यू। इस चक्कर में उन्होंने यहाँ पर लागू किए थे, ओके। अब इंडिपेंडेंस यहाँ पर हुई, स्वतंत्रता के बाद लगा भाई ये सिविल सर्विस का क्या किया जाए, इंपीरियल सिविल सर्विस को उठाया जाए या नहीं उठाया जाए, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काफ़ी डिबेट हुई और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एडवोकेट किया कि भाई हमें जो इंपीरियल सिविल सर्विस है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, इसके बिना काम नहीं होगा, यही पॉलिसीज़ को लागू करेंगे, हम नई पॉलिसीज़ बना करके देंगे और ये इनको लागू करने का काम करेंगे, ओके। तो ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आर्टिकल 312 यहाँ पर अडॉप्ट किया, ऑल इंडिया सर्विसेज को उसके अंदर इंक्लूड किया। एग्ज़ाम के बेस पर आप यहाँ पर सिविल सर्विसेज के अंदर यहाँ पर जाते हो, ओके। और आपका जो सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस को, नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरीके से मजबूत करना है बाई इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज़, ओके, बाई इम्प्लीमेंटिंग, ओके, नॉट फॉर्मुलेटिंग, ओके। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखोगे, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये इमेज भी साथों साथ देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिशन कर्मयोगी के बारे में, और डिजिटल तरीके से हम जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी चलाया गया है। प्लेटफॉर्म के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा ऑफिशियल्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, ओके। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके। ई लर्निंग कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको इन क्लास कंटेंट भी मिल जाएगा, साथ ही सिविल सर्वेंट फॉर द फ्यूचर यहाँ पर क्रिएट होते हैं, ओके। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म यहाँ पर चल रहे हैं। अच्छा, बेसिकली अब हम आगे बात क्या करने वाले हैं, तो ये भी आपको पता है कि सिविल सर्वेंट हैं तो वो हर डोमेन में गवर्नमेंट की मदद करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, हर क्षेत्र में सिविल सर्विसेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिविल सर्वेंट। और इस इंपॉर्टेंट रोल के अंदर अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसे service presence throughout the country and strong binding character, the administrative and marginal capacity of services, effective policy making and regulation, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये काम पॉलिसी मेकिंग वगैरह के होते हैं ये भी देखने का काम यहाँ पर रहता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, ये कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी होगा। लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन की लीडरशिप को संभालते हैं, सर्विस डिलीवरी करते हैं, और अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने का काम यहाँ पर करते हैं। इस तरीके से देखने के लिए कि इतना सारा काम ये यहाँ पर करते हैं, हर डोमेन में हैं गवर्नमेंट के, तो इनकी ट्रेनिंग ख़ास तरीके से होनी चाहिए, ओके। ट्रेनिंग खास तरीके से होनी चाहिए, इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि फ़ॉरेन में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, लोकल लेवल पर क्या सिचुएशंस हैं, ये सब चीज़ें इनको पता होनी चाहिए। और ये सब किया जाता है बाई ट्रेनिंग, बाई कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसी के लिए हमने यहाँ पर ये बनाया आपका लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर बनाया गया मसूरी के अंदर। अब यहाँ से जो आर्टिकल शुरू होता है वो शुरू होता है जब आप इंटरव्यू दे करके क्लियर हो जाओगे, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तब आपके साथ क्या होगा ये डिस्कस करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये मसूरी के अंदर सेटअप की गई थी 1959 के अंदर। और हायर सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग के लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, ओके। नए रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट हों वो तो यहाँ पर जाते हैं, साथ ही साथ जो आपके आप देखें जो ऑफिसर इन सर्विस हैं उनके लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि
एनवायरनमेंट इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। कंट्री में एक जैसा माइंडसेट नहीं चलता। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो दोनों तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है, नए रिक्रूटर हों या फिर इन सर्विसेज कोर्सेज के लिए भी यहाँ पर कराए जाते हैं। मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पर चल रहे हैं, ओके। सब एक ही चीज़ें हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है आपका कि आप जब यहाँ पर क्लियर कर लोगे उसके बाद क्या होगा आपके साथ, ओके। तो एंट्री लेवल इंडक्शन ट्रेनिंग है, ये है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूँ, फिर ये सारा का सारा आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आपके साथ क्या होगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर है, ओके। तो मैंने इन सबको सॉर्ट आउट करके ना एक आपके लिए ये चार्ट सा तैयार कर दिया है, ये सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन हुआ, पहले इसको देख लेते हैं फिर बाद में वापस जाएंगे, ओके। ये आपका सिलेक्शन हुआ, ओके। उसके बाद आपका होगा कॉमन फाउंडेशन कोर्स 4 महीने का, ठीक है। 4 महीने का कॉमन फाउंडेशन कोर्स होगा और उसके बाद आपका 2 ईयर की ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा। कहाँ पर? मसूरी के अंदर, ओके। तो ये 2 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका शुरू होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 भागों में टूटा हुआ होगा। पहला आपका होगा फेज़ 1 की ट्रेनिंग, दूसरी होगी आपकी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और तीसरी आपकी होगी फेज़ 2 की ट्रेनिंग, ओके। फेज़ 1 की ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं है, आपको भारत दर्शन कराया जाएगा और यहाँ पर 6 वीक का ये आपका प्रोग्राम होगा। लगभग 1.5 महीने का प्रोग्राम यहाँ पर होगा आपका। भारत दर्शन आपको कराया जाएगा, सिर्फ इंडिया के अंदर ही आपको घूम करके आना है जहाँ पर बताया जाएगा, ओके। उसके बाद उसके साथ एकेडमिक एजुकेशन भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी 3 महीने की। तो फेज़ 1 की ट्रेनिंग में ये दोनों चीज़ें आपको इंक्लूड की जाएंगी। फेज़ 1 खत्म होगा, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाएगी ग्रास रूट लेवल से अवेयरनेस कराने के लिए, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से काम होते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर होगी, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। फिर फेज़ 2 की ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू होगी और आपके अंदर बेसिकली क्या है कि प्रोफेशनलिज्म को डालने की बात होगी, ठीक है। आपने सीखा भारत दर्शन करके, आपने सीखा ग्राउंड लेवल पर क्या होगा, बट आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। 1 साल यहाँ पर हो गया डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ट्रेनिंग पर। ऊपर अगर आप देखें तो 3 महीने ये हो गए और 6 वीक्स ये हो गए, बाकी जो समय बचा वो आपका इधर लगा दिया जाएगा, ओके। तो इसके अंदर आप क्या है कि एकेडमिक तो यहाँ पर आपको हो गई जैसा फेज़ 1 के अंदर हुआ था। फेज़ 1 के अंदर भारत दर्शन हुआ था, यहाँ पर आपका फ़ॉरेन दर्शन होगा, यानी कि फ़ॉरेन टूर पर आपको यहाँ पर भेजा जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क करोगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ओके। तो बात करते हैं 2 ईयर की इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। उससे पहले मैंने आपको बताया कि 4 महीने का कॉमन फाउंडेशन कोर्स होगा और जो ऑफिसर ट्रेनी हैं उनके लिए ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। ऑफिसर ट्रेनी नए रिक्रूटर्स जो यहाँ पर होंगे, ओके। ऑलराइट, तो अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 4 महीने का आपका कॉमन फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर होगा। 4 महीने का जो कॉमन फाउंडेशन कोर्स होगा उसकी जो ऑब्जेक्टिव होगी वो ये होगी कि जो ऑफिसर ट्रेनी है उनको बताना कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजेरियल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंट्री का कैसा है, उनको अवेयर कराना कि कौन से चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेसिकली उनको बताना कि आपका काम क्या होने वाला है, उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझाना। आप समझते होगी कि क्या बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके। उनको ये चीज़ें बताने का काम यहाँ पर होगा। कॉमन फाउंडेशन कोर्स 4 महीने का ख़त्म होगा, फिर आपकी 2 साल की ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ये रहा 2 ईयर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके अंदर 3 फेजेज़ होंगे। फेज़ 1 की ट्रेनिंग होगी, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी और फेज़ 2 की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ पर ये काम आपके होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फेज़ 1 की ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, भारत दर्शन प्लस अकेडमिक मॉड्यूल, ठीक है। तो फेज़ 1 की ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, भारत दर्शन और अकेडमिक मॉड्यूल। भारत दर्शन को ही विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है, ओके। 6 वीक का आपका विंटर स्टडी टूर होगा और आप यहाँ पर देखें तो 3 महीने का आपका एकेडमिक कोर्स यहाँ पर होगा। अब ये भारत दर्शन कराने के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, लोगों को बताना कि लिंग्विस्टिक, कल्चरल और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी है, कंट्री की हेरिटेज कैसी है, जगह पर कौन से लोग यहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो पान इंडिया पर्सपेक्टिव देने की बात IAS ऑफिसर्स को यहाँ पर की जाती है, ओके। तो भारत दर्शन यहाँ पर कराया जाएगा और भारत दर्शन के अंदर ये भी है कि आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं जैसे डिफेंस सर्विसेज हैं उनके साथ में अपने टाइज बना करके आने हैं, लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ अपने टाइज बनाने हैं, ओके। क्योंकि यही करेंगे जब बनेंगे, जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो यही सब आपको करना है कि लोकल बॉडीज़ के साथ टाइज बनाना है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, इन सब के साथ आपको कोऑपरेटिव सेक्टर इनके साथ टाइज बनाने का काम सिखाया जाएगा अंडर दिस भारत दर्शन टूर, ओके। 6 हफ्ते का ये प्रोग्राम होता है, ओके, 6 वीक का। उसके बाद इसी फेज़ 1 के अंदर एकेडमिक मॉड्यूल होगा, 3 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी और जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको आकर के कुछ सिखाएंगे, बेसिक इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ICT, लॉ वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद दूसरा फेज़ शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, 1 साल की, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर शुरू हो जाती है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग।
और इसके अंदर आपको ग्राउंड रियलिटी समझाई जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर लॉस वगैरह सिखाए गए हैं, इनका यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये रियलिटीज़ उनको यहाँ पर पता लगेंगी। ठीक है, तो ये 1 साल का प्रोग्राम है, ये काम यहाँ पर किया जाएगा। फिर शुरू होती है तीसरे फेज़ नंबर 2 की ट्रेनिंग। ठीक है, फेज़ 1 की ट्रेनिंग हो गई, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हो गई, और फेज़ 2 की ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। फेज़ 2 की ट्रेनिंग के अंदर अगर आप देखें तो प्रोफेशनलिज्म को उभारने की बात यहाँ पर हो रही है। 2 काम होंगे। एक तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि फ़ॉरेन टूर यहाँ पर कराए जाएंगे, 1 वीक का फ़ॉरेन टूर आपका, फ़ॉरेन ट्रेनिंग मॉड्यूल, और उसके साथ साथ आपको जो है इसके अंदर एकेडमिक मॉड्यूल भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो एकेडमिक कंपोनेंट के साथ साथ आपको फ़ॉरेन टूर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इतना आप यहाँ से याद रखोगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप भी आपको यहाँ पर मिलेगी। कुछ दिनों तक आपको क्या है कि जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ पोस्ट पर यहाँ पर आपको भेजा जाएगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह की पोस्ट पर आपको भेजा जाएगा ताकि आपको काम का एक्सपीरियंस हो। इंपॉर्टेंट डेस्क जॉब्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप जान सको कि क्या काम यहाँ पर हो रहे हैं आफ्टर दिस। ओके, तो असिस्टेंट सैलरीशिप यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इन सब के बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो हो गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो न्यू रिक्रूटर्स हैं, उसके साथ साथ मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जो कि इस समय अपना वर्क कर रहे हैं, उनके लिए मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पर चलाए जाने चाहिए। जैसे 7 या 9 साल आपकी सर्विसेज को हो गए हैं, फिर 14 से 16 साल हो गए हैं, या 28 से 26 साल यहाँ पर हो गए हैं आपकी सर्विसेज को, तो उस दौरान पर आपकी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। जैसे निष्ठा प्रोग्राम टीचर्स के लिए हैं, ऐसे ही ये सब काम यहाँ पर होते रहते हैं। ओके, तो इस समय का जो सिविल सर्वेंट का प्रेजेंट सिस्टम है, आपने देखा कि कितना कुछ करा रहे हैं, भारत दर्शन से लेकर फॉरेन दर्शन तक। तो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, करियर स्पानिंग प्रोग्राम है। ओके, और आपको यहाँ पर मिलेगा कि येट फैक्ट रिमेन्स दैट इट वाज डेजिग्नेटेड डिकेड्स एगो। ये काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था। आप देखें जब से ये मशहूरी वाली बनी है लबासना, तब से ये काम यहाँ पर चल रहा है। और अभी क्या है कि माइंडसेट भी यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, तो हमें थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी तो यहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग होती है, लेकिन अब मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है नए तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए हैं। पहला है, आपको मिलेगा कि ये मिशन कर्मयोगी। ओके, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज के लिए, और सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, तो बहुत पुराना नहीं हो गया है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, एक कम्पिटेंसी फोकस ट्रेनिंग है ऑफिशियल्स की यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। याद रखना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। और एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द कैपेसिटी बिल्डिंग एपरेटस ऑफ द इंडिविजुअल की कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाने की बात यहाँ पर हो रही है। इंस्टीट्यूशनलिज्म बढ़ाना है और प्रोसेस लेवल को भी यहाँ पर बढ़ाने की बात चल रही है। इट इज़ सो डिज़ाइंड दैट इट रिमेन्स एंट्रेंस्ड इन द इंडियन कल्चर। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इंडियन कल्चर पीछे ना रह जाए, ठीक है, और सेंसिबिलिटीज़ पीछे ना रह जाएं। ओके, वाइल ड्राइंग लर्निंग रिसोर्सेज फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड से जहाँ पर भी अच्छी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उनमें से हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को यहाँ पर लेकर के आए हैं, और उन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के दौरान आपकी जो कल्चर है, सेंसिबिलिटीज़ हैं, वो ना रह जाएं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। ओके, इसके लिए आपको मिलेगा कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज़ आई कोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी चलाया गया है। इसके ज़रिए आपको, इसके ज़रिए ट्रेनिंग या फिर आपको जो प्रोग्राम है या फिर मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके, एक सेम प्रोग्राम और है दैट इज़ कॉल्ड आरंभ। इसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, ठीक है। ये आरंभ प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव है, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप ए के, उन सभी को एक साथ लाने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया था। ओके, तो बेसिकली कॉमन फाउंडेशन कोर्स है, सभी जो ग्रुप ए के सर्वेंट्स हैं उन सभी को एक जगह पर लाएं ताकि वो एक दूसरे से कुछ सीख सकें। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो सेंट्रल सर्विसेज हो, फॉरेन सर्विसेज हो, इन सबको साथ में लेकर के आना है। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो गैप यहाँ पर हैं, जो ब्रिजेस बन चुके हैं, उनको कम करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए सभी एक साथ आएँ। इस तरीके से आपका ये आरंभ प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया था। लगभग 800 से ज़्यादा ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सिविल सर्विसेज, उनको एक साथ ला करके उनके बीच में एक तरीके से जो है आप कह सकते हो कि कॉमन फाउंडेशन हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वो साथ में आएंगे, कुछ सीखेंगे एक दूसरे से, ये काम आपका यहाँ पर होगा। ओके, ये याद रखेंगे आप। फिर मैंने आपको बताया कि कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि 7-9 साल हो गए हों तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहे हैं। ये आपका आरंभ जैसा ही है,
सब लोग एक साथ आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो जब एक साथ आएंगे तो वहाँ से अलग चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। डिफरेंट सिविल सर्विसेज वो सब एक साथ यहाँ पर आएंगे, और जो उनके बीच में मतभेद हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में ब्रिजेज हैं, सिलोज हैं, उनको ब्रेक करने की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, दिस प्रोग्राम्स एम एट प्रोवाइडिंग अ कॉमन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये सेम टू सेम आरंभ जैसा ही है, कॉमन लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाएगा डिफरेंट सिविल सर्विसेज और डिफरेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सिविल सर्वेंट्स के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनके अंदर बिहेवियरल, फंक्शनल और डोमेन लेवल कॉम्पिटेंसीज का डेवलपमेंट भी करना है। ऑलराइट, तो ये है आपके नए कुछ तकनीकें यहाँ पर आ रही हैं, कुछ पुरानी तकनीकें भी हैं, सब कुछ याद रखो, इतना आपके लिए काम का हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं आगे एम्पावरमेंट की और जेंडर जस्टिस की बात यहाँ पर करते हैं। जेंडर जस्टिस, ये आर्टिकल लिखा है डॉक्टर सुभाष शर्मा जी ने, ये फॉर्मर IAS ऑफिसर्स हैं 1984 बैच के, और इन्होंने ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, आर्टिकल का ये वाला पैसेज हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना, आर्टिकल लिखा तो है लेकिन IAS के एग्ज़ाम के हिसाब से आपका थोड़ा सा साइड में हमें लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बट ठीक है, जो भी कुछ है हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, काम का हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ काम की नहीं होती। ओके, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जेंडर जस्टिस की शुरुआत एक तरीके से अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा जी, जो कि हिंदी की प्रख्यात लेखिका हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ये अपने आर्टिकल्स के ज़रिए जेंडर जस्टिस को प्रमोट करना शुरू किया, और इन्होंने एक बुक लिखी थी यहाँ पर, श्रृंखला की कड़ियाँ, 1942 के अंदर। और इन्होंने ये बताया कि इंडियन ट्रेडिशन के अंदर वुमेन को एक तरफ तो वर्शिप किया जाता है, दूसरी तरफ उसको प्रिजनर की तरह रखा जाता है होम में। वर्शिप मतलब देवी देवताओं, ठीक है, तो जो देवीज़ यहाँ पर पूजी जाती हैं लाइक नवरात्र वगैरह के अंदर। ओके, तो एक तरफ तो आप वहाँ पर उनकी पूजा करते हो, दूसरी तरफ उनको जो घर में कैद करके रखा जाता है। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर उभार करके लाई कि उनकी हाइजीन है, सैनिटेशन है, किसी भी चीज़ का एजुकेशन वगैरह उनका ध्यान नहीं रखा जाता। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर पाया कि दो तरह की वुमेन इंडियन सोसाइटी के अंदर हैं। पहली वो जिन्हें पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, और दूसरी वो जिन्हें नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं। ओके, महात्मा गांधी जी ने भी वुमेन्स को मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल में लाने की पूरी कोशिश की। तो ये कुछ रोल दिखाया गया है महादेवी वर्मा जी का और गांधी जी का, कि उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेटिव कस्टम्स ट्रेडिशंस थे उनको ख़त्म करके वुमेन्स को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपके सुमोटो एक्शंस लेता रहता है, या फिर कुछ PIL फाइल हुई हो तो उसके ऊपर कुछ जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उनको डिस्कस करने की बात यहाँ पर की गई है। जैसे पहला जजमेंट लिखा हुआ है एयर इंडिया वर्सेस नरगेज मिर्ज़ा, ठीक है। तो ये केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। इस केस के अंदर क्या था कि एयर इंडिया जो फ़्लाइट है उसने यहाँ पर कहा था कि अगर हम वुमेन एम्प्लॉयज़ को एज अ हॉस्टेजेस यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, वुमेन एम्प्लॉयज़ अगर एज अ हॉस्टेजेस हम यहाँ पर अपॉइंट करते हैं तो उनको क्या है कि अपनी सर्विस के 4 साल तक शादी नहीं करनी वुमेन हॉस्टेजेस को, ठीक है। उनकी जो रिटायरमेंट की एज थी वो भी 35 ईयर्स तक थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके फर्स्ट प्रेगनेंसी के हुई, ओके, तो उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा। ओके, तो यानी कि अगर वो माँ बनती हैं तो उनको सर्विसेज से हटा दिया जाएगा। तो ये जो ऐसे लॉज थे एयर इंडिया के, ये सब चैलेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत है, 35 साल तक आप लड़की को हटा दे रहे हो, प्रेग्नेंट होगी तो हटा दे रहे हो, शादी नहीं कर सकती 4 साल तक, ये क्या लॉज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले लॉ को छोड़ करके कि 4 साल तक आप शादी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एयर होस्टेजेस का भी यही कहना था। जब दोनों तरफ से सहमति है तो यहाँ पर उसको रहने दिया गया। बाकी के जो 2 लॉज थे, फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला और रिटायरमेंट एज वाला, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। ओके, ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। एयर इंडिया का ये आपका किस्सा था, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। दूसरा ऐसा ही रूल आपको मिलेगा IFS सर्विसेज रूल्स के अंदर। क्या IFS सर्विसेज रूल्स के अंदर क्या, तो देखिए, अगर वुमेन यहाँ पर एज अ IFS ज्वाइन हुई है, यानी वुमेन ऑफिसर्स हैं, तो अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उससे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी IFS सर्विसेज के दौरान, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया कि भाई ये क्या बात हुई कि आपसे परमिशन लेके शादी की जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। तीसरा केस आया जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और आर्टिकल जो सेक्शन 497 था IPC का, जिसके अंदर एडल्टरी से रिलेटेड कंसेप्ट थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर बता दिया, और सेक्शन 497 ऑफ IPC उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ओके, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15, 21 को वायलेट कर रहा था। ओके, तो ऐसे कुछ ये केसेस हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिए। ये डिसीजंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इनको याद रखना है। ओके, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर आप देखें तो
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-20 के अंदर यहाँ पर हुआ, उसने वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर निकाल करके लाया। उसने कुछ यहाँ पर बताया कि भाई क्या क्या काम यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे आप देखें, इन्होंने बताया कि वुमेन का एम्पावरमेंट करना है तो आपको फिजिकल एसेट्स उनकी ओनरशिप इनको देनी होगी। घर की ओनरशिप उनके पास होनी चाहिए, लैंड की ओनरशिप, मोबाइल फ़ोन्स उनके पास अपने होने चाहिए, उनकी जो हाइजीन है उसका ध्यान रखा जाए, लाइक सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह। ओके, जो हाउस होल्ड डिसीजंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए वुमेन्स को, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी उनको हासिल करना चाहिए, जेंडर वायलेंस नहीं उनको यहाँ पर जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैरिजेज जो हैं वो भी यहाँ पर आपको अंडर 18 रोकनी है। ओके, और एजुकेशन भी उनको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी यहाँ पर हैं। अच्छा, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने इस बात को नहीं कहा कि आपको अनपेड डोमेस्टिक वर्क को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो डोमेस्टिक वर्क क्या है कि वुमेन करती रहती है और उसको उसके लिए कोई भी सैलरी नहीं मिलती, डेट इज़ कॉल्ड अनपेड डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, तो लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक और अनपेड वर्क पर जो स्पेंड है टाइम उसको भी कंसिडरेशन में अपने लिया है जब उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 की बात यहाँ पर की है। तो ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने डोमेस्टिक एंड अनपेड वर्क को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अगर हम डाटा देखें तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हेल्थ सर्वे ने बताई वुमेन से रिलेटेड। ओके, लाइक सेक्स रेशियो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके, 2020 के अंदर सेक्स रेशियो 942 यहाँ पर हो गया। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। ओके, जैसे पीएम जनधन योजना है तो उसके अंदर बैंक अकाउंट जो है इंक्रीज़ बाई 28 परसेंटेज पॉइंट। लेकिन आप, मैं बताऊं, ये डाटा यहाँ से मत पढ़ो। ठीक है, ये सब चीज़ें जब पढ़ाई जाती हैं जन धन योजना की, भाई 95% तक लिखती है सरकार। ठीक है, कि इतने सब लोगों को अवेलेबल करा दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर डाटा थोड़ा वेरी करेगा। ओके, देखिए स्कीम अगर पुरानी है, 7-8 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं मोदी सरकार जब से आई है, तब आप उसको लिखो कि काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल यहाँ पर हमने हासिल कर ली है। स्कीम अगर नई है, लाइक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, फार्मर इनकम को डबल करने की, तो आप लिखो कि अभी और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारा डाटा वरना आप नहीं रट पाओगे। देखो ये तो 4 ही पॉइंट है, ये रहा सारा डाटा। ठीक है, ये सारा डाटा यहाँ पर है। मोबाइल फ़ोन कितने लोगों के पास हैं, मैरिड स्टेटस क्या है, हाउस होल्ड में डिसीजन कितनी महिलाएं लेती हैं। ठीक है, और ओनरशिप कितनी महिलाओं के पास है, मैरिंग स्टेटस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो मैंने आपको बता दिए कोविड-19 के। राइट, तो इस तरीके से आप ये सब डाटा याद नहीं रख पाओगे। ओके, बट ठीक है, चलता रहता है ये सब, इनका तो काम है लिखने का, लिख दिया इन्होंने। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का सारा डाटा है। स्टंटिंग है, ये सब प्रिवेल कर रही है। ओके, और ये सब इंक्रीज़ हुआ है, वास्टिंग है। ओके, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, मेर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट है, ये सब यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं वो जब रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हैं अलग अलग तरीके की सरकार की, वहाँ से आप इसको यहाँ पर निकालने की कोशिश करो, इसको यहाँ पर स्किप करो। ठीक है, ये सब डाटा देखो। टोटल फर्टिलिटी रेट है, टारगेट क्या है कि 2.1 तक लेकर के जाएंगे। अलग अलग यूपी की सरकार जनसंख्या कानून भी लेकर के आ रही है यहाँ पर। ओके, तो इसको यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, तो ये सब जो डाटा है खुद से बनाओ, नया डाटा क्रिएट करो। ठीक है, और ऐसा डाटा रटा नहीं जाएगा इतना सारा। ओके, बस ये है कि आप अपने मन से भी इन चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करो। उसके बाद चलते हैं गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है कि शुरू से ही ह्यूमन राइट्स का इशू यहाँ पर रहा है। बहुत सारे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बने, जैसे पहला बना 1989 के अंदर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, UNCRC यहाँ पर अडोप्ट किया गया। इसके अंदर 54 आर्टिकल्स यहाँ पर रखे गए, लीगली बाइंडिंग है ट्रीटी, याद रखना 196 से ज़्यादा कंट्रीज इसको ज्वाइन किए हुए हैं। ओके, और हर एक चाइल्ड, उसके पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल राइट्स बचे रहने चाहिए, उसको इंश्योर करने का काम यहाँ पर करता है। हम किडनैपिंग के खिलाफ लड़ेंगे, हम वायलेंस नहीं होने देंगे, हार्मफुल वर्क है, सेक्सुअल एब्यूज़ नहीं होने चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग किसी भी चिल्ड्रन की नहीं होनी चाहिए। UNCRC में ये सब बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 1992 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और इस तरीके से इंडिया के अंदर चाइल्ड राइट से रिलेटेड जो कानून है वो उभरने शुरू हुए। ओके, तो UNCRC के फ्रेमवर्क जब हमने यहाँ पर हासिल किए, 19 आपको मिल जाएगा 1992 के अंदर। ओके, डेट याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पता चलेगा हमने अपने नेशनल लेवल पर भी पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी। लाइक हमने यहाँ पर बनाया आपका कि
पॉक्सो एक्ट, ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अंदर बनाया। ओके, ये लेजिस्लेशन है, चिल्ड्रंस को 3 चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। पहला है सेक्सुअल असोल्ट, दूसरा है सेक्सुअल हरासमेंट और यूज़ ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। ओके, इन तीनों से प्रोटेक्ट करने के लिए पॉक्सो एक्ट यहाँ पर तैयार किया गया है। ओके, तो इस एक्ट के अंदर आपको मिलेगा कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी केस को सुलझाया जा सके। ओके, इसको अमेंडमेंट भी किया गया 2020 के अंदर। ऑलराइट, उसके अलावा हमारे पास एक और एक्ट है, डेट इज़ कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। ओके, तो ये एक्ट भी यहाँ पर है और इनकी केयर करनी है चिल्ड्रंस की जो भी विक्टिम रहे हों, ठीक है, और उनके प्रोटेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल करानी है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर हमें ज़्यादा खोलने हैं। 2015 में अमेंडमेंट किया गया, 2016 में भी यहाँ पर ये फोर्स के अंदर आया। फिर नए अमेंडमेंट और भी किए गए, लाइक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 था, तो इसके अंदर और भी अमेंडमेंट इसके अंदर यहाँ पर किए गए। तो ये सब काम यहाँ पर चलता रहता है। फिर धीरे धीरे अगर हम बात करें इस एक्ट के अंदर किसी भी तरीके की, देखिए, नए ऑफेंसेस को जोड़ा गया। हमने यहाँ पर बात करी कि सेक्सुअल असोल्ट है, हरासमेंट है, पोर्नोग्राफी है, ये तो बैन कर दिए गए थे। साथ में अगर आप चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस यहाँ पर करते हो तो पनिशमेंट, चिल्ड्रन को रिहेबिलिटेशन, उसका सोशल इंटीग्रेशन, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, एडॉप्शन प्रोसेसेस, स्टेट अकाउंटेबिलिटी, इन सब का प्रोविज़न जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर यहाँ पर किया गया। और जब इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए तो ये पावर्स डीएम को यहाँ पर दे दी गई। 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS। और इसके अंदर क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट है और सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप्स हैं, उनके बीच में यहाँ पर हमें तालमेल यहाँ पर बैठानी है ताकि प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट अवेलेबल कराया जा सके चिल्ड्रंस को, ठीक है। तो ऐसा है कि बहुत सारे मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रंस हैं, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैं, स्पेशल कोर्ट हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को सरकार से यहाँ पर जोड़ना है। जितने भी बच्चे परेशानी को भुगत रहे हैं उन सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराएंगे दीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखने की कोशिश करें। ओके, उसके साथ और भी एक्ट हैं, लाइक चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट लाया गया था 1986 के अंदर, अमेंडमेंट किया गया 2016 के अंदर। चाइल्ड मैरिज इसको रोकने के लिए 2006 के अंदर एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम्स 2019, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक 1994 जो पढ़ा चुका हूँ। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी लॉन्च की गई थी। ओके, जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा था उसको इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर हो रही थी, गर्ल चाइल्ड यहाँ पर स्कूल जाए, ऐसा काम यहाँ पर सब किया गया। 2020 के अंदर अगर आप देखें तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लॉन्च करे कि किस तरीके से केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर कुछ डाटा, क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक अगर हम यहाँ पर माने तो जितने भी क्राइम्स चिल्ड्रंस के अगेंस्ट होते हैं, ओके, इन 2019 अबाउट 33% ऑफ द टोटल क्राइम वो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट यहाँ पर होते हैं। तो सारे क्राइम्स में से 1/3 क्राइम्स चिल्ड्रन के अगेंस्ट यहाँ पर होते हैं। पॉक्सो एक्ट की डिमांड के हिसाब से अगर हम माने तो सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं वो चाइल्ड विक्टिम्स भी हैं और जो केसेस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा गर्ल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चाइल्ड विक्टिम्स में से 95% गर्ल्स जो हैं वो पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर हुई हैं पिछले कुछ सालों में। ओके, कवर होने का मतलब ये है कि उनके साथ इस तरीके के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ओके, तो ये सब केसेस आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने। ओके, फिर कितने चिल्ड्रंस यहाँ पर रिपोर्टेड किए गए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ये आप अपने आप भी लिख सकते हो, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स यहाँ पर मिलेगी। सेक्सुअल वायलेंस चलता आ रहा है, चलता है, ठीक है, और ये आपको दिखेगा कि नेवर एंडिंग फिनोमिना यहाँ पर है। केरल जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टॉप पर रहता है, उसके अंदर भी 627 से ज़्यादा चाइल्ड रेप के केसेस सामने आए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इनएडिक्वेट प्रिवेंशन, पुअर कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, इन सब के कारण ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ओके, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक अलग हिस्सा है। इसने अलग से बेसिकली कह सकते हैं एक थ्रेट यहाँ पर पोज कर रखा है, लाइक गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो पुअर जो है उनके साथ ज़्यादा हरेसमेंट के केसेस देखने के लिए मिलते हैं, ऑलराइट। पुअर न्यूट्रिशन होगा तो अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड यहाँ पर बन जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो पाती। ओके, अब ये नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर चल रहे हैं। पॉजिटिव में लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी कुछ कर रहा है, स्कूल के अंदर भी मिड डे मील प्रोग्राम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ के लिए चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर हैं, सन प्रेफरेंस की बात हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस है, विक्टिमाइजेशन है, ये सब चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं।
और नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 से 18 साल के बीच में जितनी भी यहाँ पर आपके गर्ल्स हैं उसके 40% स्कूल से निकल जाते हैं। ओके, सब डाटा है, आप याद नहीं रख पाओगे लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये याद रखो। कोविड-19 के दौरान तो गर्ल्स की सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो गई। जो गर्ल्स एक बार स्कूल से निकल गई वापस स्कूल जाने में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, माँ बाप स्कूल नहीं भेज रहे हैं और अलग अलग तरीके के फॉर्म भी देखने के मिल रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशनल इक्वालिटी यहाँ पर बढ़ रही है। सेक्सुअल वायलेंस देखने के मिल रहे हैं। चाइल्ड मैरिजेस के केसेस भी आए हैं और एडोलेसेंट प्रेगनेंसी हैं एंड हाउस होल्ड बर्डन्स टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर कहा कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस यहाँ पर हो रहे हैं उनको सैडो पेंडेमिक के रूप में उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया। सैडो पेंडेमिक मतलब एक तो कोरोना वायरस पेंडेमिक चल ही रहा है, उसके साइड में क्या हुआ, उसकी परछाई में हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने के लिए मिले, डेट इज कॉल्ड शैडो पेंडेमिक। ठीक है, तो ये टर्म आप यहाँ पर दिमाग में बसा लीजिए, इसको यूज़ करना है। यूएन वुमेन ने ये बात यहाँ पर कही है। ओके, तो कोविड-19 के दौरान ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। लगभग 2.5 गुना से केसेस यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ओके, कोविड-19 के दौरान आप देखें तो रिस्क ऑफ गर्ल्स बीइंग ट्रैफिक्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये भी यहाँ पर बढ़ा है। और माइग्रेंट स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, ठीक है, ये सब केसेस यहाँ पर बढ़े हैं। और तो सेम चीज़ें, साइबर क्राइम्स भी यहाँ पर बढ़े हैं। हर चीज़ बढ़ी है भाई इसके दौरान। ठीक है, रेप के केसेस हैं, ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, ये सब केसेस भी यहाँ पर बढ़े हैं। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2021 के हिसाब से देखें, मैंने इसको पढ़ा रखा है वैसे, तो अगर आप यहाँ पर देखें कोविड-19 के दौरान जो एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ी हैं। एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ने का मतलब ये है कि जो गर्ल्स हैं वो ड्रॉप आउट हो गई हैं स्कूल से। ओके, लगभग 11 मिलियन गर्ल्स स्कूल को वापस नहीं जा रही हैं। ठीक है, आफ्टर द कोविड-19। ऑलराइट, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर जेंडर गैप रिपोर्ट है, मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट, और ये मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की गई बाय द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, डेट इज़ GSMA के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर बताया कि महिलाओं के पास अपना खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे। क्लाइमेट चेंज का अपना इम्पैक्ट है, IPCC की रिपोर्ट आई थी अभी अभी, और इन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया कि साउथ एशिया, इंडिया, इन सब के अंदर एक्सट्रीम ड्रॉट्स की कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। मानसून तो आएगा लेकिन ड्रॉट की कंडीशन भी बनेगी, क्योंकि मानसून के जो आप देखोगे कि मानसून का जो वेरिएशन है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके का होगा। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी, कहीं पर बारिश बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर आएंगी और पॉवर्टी की तरफ जाने के चांसेस हैं। हंगर है, हेल्थ है, वेलबींग है, वाटर सैनिटेशन है, फिर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, वो सब केसेस भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें जो है इस चीज़ को इंश्योर करना है कि एक जेंडर रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार कर सकें। ओके, इंडिया के अंदर, और गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्शन देने की काफ़ी ज़रूरत है। ओके, सफिशिएंट है। ठीक है, इतना पढ़ लिया काफ़ी है। फिर क्या कर सकते हैं, फैमिलीज़ को एजुकेट करो, सिंपल सी बात है। ओवरकम जेंडर बायस इन एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए उसके अंदर जेंडर बायस सिस्टम नहीं होना चाहिए। ओके, और चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म करने के लिए आपको स्ट्रिंजेंट मेजर लेने होंगे, बहुत ही हार्श चीज़ें यहाँ पर अपनानी पड़ेंगी, और गर्ल्स की सेफ्टी को यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा, और ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, गर्ल्स को सेफ रखना आपका यहाँ पर देखें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर किसी को यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो। ठीक है, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, और चाइल्डहुड पीरियड में प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी, यानी कि ये जो आपके प्री नेटल केसेस हैं फोइटस के, वो नहीं होने चाहिए। ओके, और ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं कि गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करो। ओके, और भी बहुत सारे काम हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं कि सेफ एडॉप्शन प्रैक्टिसेस अपनाई जानी चाहिए। ऑलराइट, डेवलप कैपेसिटीज़ फॉर द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, गर्ल्स को एजुकेट करो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको यहाँ पर बताओ। जेंडर्ड अप्रोच अपनाई जा सकती है डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन के लिए, और यंग गर्ल्स को एम्पावर भी करना है कि क्लाइमेट चेंज आप पर क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी की गई NTPC के द्वारा। NTPC एक महारत्न कंपनी है, और इन्होंने यहाँ पर एक स्टडी की कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क प्लेस के अंदर क्या सिचुएशन झेलनी पड़ती हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसके अंदर जेंडर डाइवर्सिटी क्या है उसके ऊपर स्टडी यहाँ पर की गई। ओके, तो जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पहले से ही प्रिवेल कर रही हैं। रिसेंट डाटा दिखाते हैं, महारत्न PSU ने एक डाटा यहाँ पर लाया, और इन्होंने यहाँ पर बताया कि वुमेन एम्प्लॉय जो हैं वो सिर्फ 5 से लेकर के 9% ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं
देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मान लीजिए कोई उसमें 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें से सिर्फ 5 से 7 ही वुमेन एम्प्लॉय हैं और अपर लेवल पर तो उससे भी कम है। ठीक है, तो ये सब डाटा यहाँ पर है, आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, सिर्फ ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, सफिशिएंट है। अगर केस स्टडी आ भी जाए पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर तो इस डाटा को पढ़ के काम हो जाएगा, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि 71 के करीब पीएसयू इंडिया के अंदर हैं, उसमें से 8 पीएसयू ही ऐसे हैं जहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 20% से ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी इन्होंने यहाँ पर की, इन्होंने ये भी यहाँ पर पाया कि हमने यहाँ पर बहुत सारे मैटरनिटी बेनिफिट भी दिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स भी अपनाए वर्क प्लेस पर, लेकिन उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट खास नज़र नहीं आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर। देयर इज़ अ लैक ऑफ फोकस ऑन डेवलपिंग अ फीमेल टैलेंट पाइपलाइन। तो फीमेल टैलेंट को बूस्ट करने के लिए कोई भी इच्छुक यानी कि जागरूकता यहाँ पर नहीं देख रही है, फोकस यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, और आपको मिलेगा द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज डेस्पाइट द रेगुलेटरी पुश। कंपनीज एक्ट 2013 भी है, इसके अंदर ये भी मैंडेट किया गया है कि जब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर बनेगा, डायरेक्टर जब यहाँ पर डिसाइड किए जाएंगे अपने बोर्ड के, कंपनी का एक बोर्ड होता है उसके अंदर आपके स्टेक होल्डर्स बैठते हैं जिनके पास भी मेजोरिटी यहाँ पर स्टेक्स होते हैं। ठीक है, शेयर्स होते हैं, उनमें से एक जो है वो वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, और एक वुमेन डायरेक्टर ऐसा भी बहुत जगह पर नहीं हो रहा है। डाटा ने ये बात रिवील की है, द नंबर ऑफ वुमेन एट बिलो बोर्ड लेवल इज़ फार फ्रॉम एन इक्विटेबल। तो ये सब कंडीशंस देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 वाला। ओके, फिर G20 ने भी यहाँ पर एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप तैयार किया था और इन्होंने भी ये बात कहा था कि जेंडर और करप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए एट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ओके, ये पॉइंट याद रखो। आपको दिखाया है कि महारत्ना जो कंपनियां हैं लाइक भेल, गेल, IOLC, ONGC, सेल, BPCL, HPCL, ओके, इन सब के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन कहाँ पर कितना है आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ऑलराइट, सेम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। ओके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। राइट, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एक प्रॉब्लम ये भी देखी गई कि रिक्रूटमेंट और एंट्री लेवल पर वुमेन को नहीं लिया जाता है। ठीक है, जब एंट्री यहाँ पर हो रही होती है कि भाई वुमेन का बेसिकली एम्प्लॉयज़ आपको यहाँ पर चाहिए तो वुमेन को इग्नोर किया जाता है, वुमेन को रिक्रूटमेंट और एंट्री लेवल पर नहीं लिया जाता, उनका परसेंटेज वेरी लो है। ओके, तो ये एरिया आपको यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो। देखो ये सफिशिएंट होता है इतना, आप क्वेश्चन की उसको समझो कि ये आएगा या नहीं आएगा, क्या चांसेस हैं कि ये आएगा। ठीक है, क्या चांसेस हैं कि ये आएगा, 0 कुछ % चांसेस इसके यहाँ पर हैं कि ये आएगा। ओके, वो भी दिमाग सटक गया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको ना देना पड़ा, कुछ पेपर को हार्ड बनाना पड़ा, तो ये चीज़ें देगा। अब आपके पास एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो गया, इससे आप अपना पूरा आर्टिकल लिख सकते हो भाई, 250 वर्ड का ऐसे मैं यहाँ पर बैठे बैठे लिख दूंगा इस सिंपल से पॉइंट से। ठीक है, तो ये चीज़ें जो पीछे पढ़ी ये आपको एक्सक्लूजन में नहीं पढ़नी है कि इतनी सारी चीज़ें हमने जो पीछे पढ़ी इनको सेपरेट करके पढ़ रहे हो कि एक डाटा कोई से में दिया है तो वही आर्टिकल के अंदर काम में आएगा और किसी के अंदर काम में नहीं आएगा, वो यहाँ पर भी काम में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना है, इसी तरीके से आप बच सकते हो। कुछ रिकमेंडेशंस भी दी, कुछ खास नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पहला आपको पता होगा कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आपको वेरियस एंट्री लेवल पर वुमेन एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका पार्टिसिपेशन लो है। ठीक है, जो तो ऐसी कमिटीज़ बनाई जाएँ जो कि जेंडर से बायस ना हो। ठीक है, तो ऐसी कमिटीज़ यहाँ पर बनाई जाएँ जो कि जेंडर से बायस ना हो और वुमेन को भी एंट्री लेवल पर इंक्लूड किया जाए। ओके, फिर मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग है, तो जो बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर रिक्रूटमेंट कमेटी के हेड्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए कि भाई वुमेन को भी आपको इंक्लूड करना है। साथ ही आप सोच सकते हैं कि अभी एक वुमेन यहाँ पर अलाउ की है, तो एम्प्लॉयर्स के रूप में भी आप कह सकते हो कि आपकी कंपनी के जितने एम्प्लॉयर्स हैं उसमें 20% यहाँ पर वुमेन होनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, करो, ऐसा सरकार को रूल लाना चाहिए, कंपनीज एक्ट में संशोधन कर दें। ओके, ये सब काम आप यहाँ पर देखो। जेंडर सेंसिटाइजेशन करना है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स का करना था ऐसे ही आपको कंपनीज़ के एम्प्लॉय का भी करना है। मैंने बताया था कि जेंडर सेंसिटाइजेशन हर एक का होना चाहिए। ठीक है, हर एक का होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखोगे, इतना आप यहाँ से पढ़ोगे। ये है हमारा लास्ट पेज, मैगज़ीन ख़त्म हो चुकी है, 67 पेजेस की मैगज़ीन थी, कंप्लीट करा दी गई है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है मैगज़ीन के अंदर से।
कैसी लगी मैगज़ीन, ठीक है, नीचे लिखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह ठोक के जाया करो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है शेयर किया करो, ठीक है। आपके पास अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप होंगे, व्हाट्सअप ग्रुप्स होंगे जो कि आपने ज्वाइन कर रखे होंगे, उनके अंदर आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा मैगज़ीन का समरी यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, औरों को भी बताओ, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।